अध्याय 281 वध भी दया का एक रूप है। दूसरा अपडेट। एक चीख के साथ फैंगलिन स्क्वाड तुरंत हरकत में आ गया, निष्क्रियता की स्थिति से पूरी तरह सतर्क अवस्था में बदल गया। 5 दिनों तक बिना हिले डुले घात लगाकर बैठे रहना मनुष्यों का काम नहीं था। यदि वे पहले से ही अंतर्तार्कीय साधक न होते जो अपने शारीरिक कार्यों को स्वतंत्र रूप से समायोजित करने में सक्षम हैं, तो वे वास्तव में इसे सहन नहीं कर पाते। वाह जीतू ला चीला! क्रोध भरी धारें गूंज उठी। प्राचीन कवच पहने और आध्यात्मिक क्रिस्टल से निर्मित लंबे भाले लिए हुए झेन जाति के वे मूल निवासी एक सेना की तरह आगे बढ़े। गुफा के बाहर युद्ध की आवाजें लगातार गूंज रही थीं। क्या ये दूसरे परीक्षार्थी हैं? एथेना ने गहरी आवाज में पूछा। वीर ने अपनी आंखें बंद की, एक पल के लिए सोचा, फिर सिर हिलाकर कहा, यह पवित्र शूरवीर दस्ता है। एथेना और बाकी चारों तुरंत चुप हो गए, उनके चेहरे बेहद गंभीर हो गए। होली नाइट स्क्वाड ने उनका इतनी तेजी से पीछा किया था कि उनके पास समय कम होता जा रहा था, और अगर उन्होंने जल्दी कार्रवाई नहीं की तो वे सचमुच अपना मौका खो देंगे। उन्हें इतना पता था कि वीर ने अभी तक पूरी सच्चाई नहीं बताई थी। 3 दिनों के बाद होली नाइट स्क्वाड पूरी तरह से रूपांतरित हो चुका था। उनके उपकरण एकदम नए और चमकदार थे, एक आलीशान साजो सामान का सेट। यदि वे पहले गैर यूरोपीय थे, तो अब वे यूरोपीय सम्राट थे। ये समूह अत्यंत निर्दयी था। नेता के हाथ में एक साफ सुथरा त्रिशूल था, जिससे वह लगातार लहरा रहा था, जिससे पहाड़ से पानी की लहरें उठ रही थीं, जो गुफा में भर रही थीं और उसे पानी के एक विशाल विस्तार में बदल रही थीं। दूसरे के हाथ में मिट्टी का एक बर्तन था, जो देखने में पुराना और भद्दा लग रहा था, लेकिन उसमें से काली तैलीय लपटें निकल रही थीं, जो जमीन को झुलसाते हुए उसे फाड़ रही थीं, और झेन जाति के सदस्य टुकड़े टुकड़े होकर पिघल रहे थे। इनमें से प्रत्येक स्पष्ट रूप से ग्रह के मूल निवासियों द्वारा निर्मित स्तर 5 का उपकरण था, जिसमें किसी प्रकार की आदिम टोटेम जादूगरी थी, जो स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करती थी और अपार शक्ति रखती थी, जो भूभाग को बदलने में सक्षम थी। इससे पहले कि झेन जाति के सदस्य अपनी ऊर्जा को बढ़ा पाते, वे तुरंत ऊर्जा के प्रचंड प्रवाह में समा गए। घोंसले के अंदर एक कंपन हुई और हजारों आदिवासी ज्वार की तरह बाहर निकल आए। उनकी युद्ध की चीखें निरंतर गूंज रही थीं। ये हमारा मौका है। पवित्र शूरवीर दस्ता बहुत घमंडी है, अपनी गहन साधना और उत्कृष्ट उपकरणों के बल पर सीधे झेन जाति के ठिकाने पर हमला कर रहा है। वे निश्चित रूप से दलदल में फंसेंगे, और यह ठिकाना भी आंतरिक रूप से काफी खाली हो जाएगा, जो हमारे लिए हमला करने का अवसर है। वीर ने गंभीर स्वर में कहा। तो फिर हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? अरेस ने चिंता से पूछा। जल्दी मत करो। इस नाजुक मौके पर वीर बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। उसने सिर हिलाते हुए कहा, पवित्र शूरवीर दस्ते से निपटना इतना आसान नहीं है। हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक ये स्थानीय जीव अपने घोंसले से बाहर ना निकल आए। जब वे आपस में लड़ रहे हों, तब हम उनके पीछे हटने के सभी रास्ते बंद कर देंगे। इस तरह वे केवल मौत तक लड़ने के लिए मजबूर होंगे। जब ये ठिकाना पूरी तरह खाली हो जाएगा, तब हमारे पास हमला करने का मौका होगा। टीम लीडर के शब्दों से प्रेरित होकर एथेना और अन्य 4 लोग केवल उनके निर्णय पर भरोसा कर सकते थे और जल्दबाजी नहीं कर सकते थे। इस समय जैसे जैसे बाहर लड़ाई और तीव्र होती गई, 1000 से अधिक झेन जाति के मूल निवासी पहले ही बाहर निकलकर हमला कर चुके थे। वीर की धारणा में घोंसले के बाहर एक अराजक झड़प का माहौल बन गया था, जिसमें लगातार आपसी नरसंहार हो रहा था। पवित्र शूरवीर दस्ते ने अपने नाम को सार्थक साबित करते हुए पूरी तरह से महान साधकों से बनी एक परीक्षार्थी टीम के रूप में अपनी पहचान बनाई। हालांकि उनमें केवल 5 सदस्य थे, वे तांबे की दीवार और लोहे के गढ़ की तरह अडिग थे, धीरे धीरे लेकिन अदम्य रूप से घोंसले की गहराई में कदम बढ़ाते जा रहे थे। आओ! अचानक क्रोध की एक गर्जना फूट पड़ी। घोंसले के अंदर मौजूद वह भयानक प्राणी अंततः जाग उठा और जोर से दहाड़ मारी, मानो कोई आदेश दे रहा हो। यहाँ तक कि स्थानीय अभिजात वर्ग भी अब शांत नहीं बैठ सकता था। वे अब केवल अपने वंश के राजा की रक्षा करने तक ही सीमित नहीं रहे। उन्होंने आधे लोगों को पीछे छोड़ दिया और बाकी आधे अपने रिश्तेदारों की सहायता के लिए निकल पड़े। हटो! मौका पाकर वीर ने आखिरकार कार्रवाई की। उसका शरीर एक काली परछाई में बदल गया और उसने दोनों हाथों से एक लोहे की छड़ उठाए और उसे घोंसले के ऊपर जोर से पटका। तुरंत ही धरती फट गई और लुढ़कते हुए पत्थर गिरने लगे, जिससे प्रवेश द्वार अवरुद्ध हो गया। वीर की हरकतें जरा भी नहीं रुकी। उसके हाथ में पकड़ी लोहे की छड़ किसी बवंडर की तरह थी। एथेना और अन्य 4 ने भी पीछे हटने के रास्ते को पूरी तरह से अवरुद्ध करने के लिए अपने अपने तरीके अपनाए।
धिक्कार है इंसानों पर, तुम्हारा भी कोई अंदरूनी आदमी है। बाहर मौजूद झेंग जाति ने ये दृश्य देखकर लगातार दहाड़ लगाए और अजीबोगरीब अंतर्तार्कीय मानव भाषा में कुछ शब्द बोले। जब होली नाइट स्क्वाड ने ये देखा तो उनकी आंखों में संदेह छा गया और उनके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। यह अच्छा नहीं है। दूसरी टीमों के लोग घुसपैठ कर चुके हैं, जल्दी करो। कोई हमारे इनाम को छीनने की हिम्मत कर रहा है, वह मौत को दावत दे रहा है। रास्ते से हट जाओ। झेंग जाति के उन सदस्यों को मूर्खतापूर्ण ढंग से आगे बढ़ते देख पवित्र शूरवीर दस्ते के 5 सदस्य अपना पूर्व का तिरस्कारपूर्ण रवैया बरकरार नहीं रख सके। उनके शरीरों से पवित्र प्रकाश फूट पड़ा, जो चारों ओर फैल गया अपनी शक्ति को छिपाए बिना, और वे उन्मादपूर्वक आगे बढ़े। जीआई जीवा वावा। अपने कबीले के लोगों के पीछे हटने का रास्ता रोकते हुए 5 अजनबी रिश्तेदारों को प्रकट होते देख झेंग जाति के कुलीन लोग लगातार चिल्लाते हुए सीधे उनकी ओर दौड़ पड़े। इन्हें मार डालो। वीर के मुंह से ठंडे शब्दों में ये शब्द निकले। खंजर का खुलासा हो गया। उन्हें अब छिपने की जरूरत नहीं थी। टीम के बाकी 4 सदस्यों ने गुस्से में आकर अपने भेष उतार दिए और आगे बढ़ गए। मनुष्य। झेंग जाति के कुलीन व्यक्ति ने अपने दांत पीस लिए। युद्ध देवता कोलोसस अरेस का शरीर फूल गया और एथेना उस विशालकाय मूर्ति के कंधे पर खड़ी हो गई। दोनों बहनें एक हो गईं। उनके मुक्कों ने जोरदार प्रहार किया, जिससे झेंग जाति के 2 सदस्य पीछे की ओर उड़ गए। मानसिक नियंत्रण। डिंग डिंग डिंग। स्वर्णिम छड़ी लहराई और स्वर्णिम कवच धारण की एथेना एक देवी में परिवर्तित हो गईं, जो सभी प्राणियों के मन को नियंत्रित करती थी। झेंग जाति के 3 सदस्यों की आंखें बेजान हो गईं और वे वास्तव में मुड़कर अपने ही रिश्तेदारों की ओर दौड़ पड़े। कुछ समय के लिए झेंग जाति के भीतर भारी अराजकता फैल गई थी। तुम पहले जाओ, हम इसे यहीं संभाल लेंगे, एथेना ने गहरी आवाज में कहा। वीर और बाकी दोनों ने जरा भी संकोच नहीं किया और घोंसले की गहराई में घुस गए। ये दोनों बहनें बचपन से ही साथ पली बढ़ी थीं और उनका आपस में पूर्ण सहयोग था, मानो वे एक ही व्यक्ति हों। अरेस एक प्रत्यक्ष आक्रमण प्रकार का प्राणी था और एथेना एक खोज और नियंत्रण प्रकार की प्राणी थी, जो मानसिक नियंत्रण करने और अन्य प्राणियों को सम्मोहित करने में सक्षम थी। एक मुख्य और एक सहायक। उनकी युद्ध क्षमता काफी प्रभावशाली थी, जो झेंग जाति के हमले का सामना करने में सक्षम थी। इस कठिन परिश्रम से प्राप्त अवसर ने अनिर्णय की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। वीर ये और शिवांगी ने झेंग जाति के सदस्यों के इस समूह द्वारा खड़ी की गई बाधा को पार करते हुए घोंसले की गहराई में प्रवेश किया, जहां एक लाल प्रकाश ने उनकी दृष्टि को भर दिया। उन्होंने पहाड़ की दीवार के ऊपर से लटकते हुए विशाल क्रिस्टल स्तंभ देखे, जो स्टेलेक्टाइट्स की तरह दिख रहे थे और लगातार टिमटिमाती लाल रोशनी उत्सर्जित कर रहे थे। उनके पैरों के नीचे खून की तरह लाल रंग की एक झील थी, जिससे खून की दुर्गंध आ रही थी। वूश वूश वूश। धिक्कार है मनुष्यों पर, राजा के राज्य में घुसपैठ करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मौत को दावत दे रहे हो। कर्कश विचित्र गर्जनाओं की एक श्रृंखला सुनाई दी और रक्त का पानी फट गया, जैसे ही विभिन्न विचित्र आकृतियां भीतर से बाहर निकली। नर भूतों की तरह क्रूर थे और मादाएं जादूगरनियों की तरह सुंदर थीं। पौराणिक कथाओं और किंवदंतियों में वर्णित झेंग जाति के सदस्य असुर जाति से इतने मिलते जुलते कैसे थे, यहाँ तक कि उनका रहने का वातावरण भी बहुत समान था। वीर के मन में एक विचार कौंधा क्षणिक रूप से, लेकिन अब ज्यादा सोचने का समय नहीं था। पीछे मत हटो, अपनी पूरी ताकत से इन आदिवासियों का सफाया कर दो, उसने गहरी आवाज में चिल्लाया। टकराना, आग की लपटें फूटने की एक जोरदार आवाज। शिवांगी के दिखने में पतले शरीर पर एक चांदी का भाला था और क्वांटम किरणों से संघनित एक हल्का प्रक्षेपास्त्र हवा में तेजी से गुजरा, जिसने झट से ही झेंग जाति के एक सदस्य को चूर चूर कर दिया। गोल्डन क्रोफॉल लघु यंत्रों से सुसज्जित ही सबसे कुलीन अंतरतारकीय योद्धा में परिवर्तित हो गया। उसने अपना धनुष उठाया और एक तीर चलाया। एक अग्निपक्षी तेजी से गिरती हुई वस्तु की तरह नीचे आया और गर्जना के साथ विस्फोट हुआ, जिससे वहां मौजूद लोगों का एक समूह हवा में उड़ गया। डेथ रे ग्रेनेड एक प्रिज्मीय ग्रेनेड खून से सने पानी में गिरा और एक जोरदार धमाके के साथ फट गया, जिससे धूसर विकिरण ऊर्जा फैल गई। झेंग जाति के सदस्यों का एक समूह, जो बचने में असमर्थ था, चीखने लगा क्योंकि उनके चेहरे बर्फ की तरह पिघल गए। वे जमीन पर गिर पड़े और मांस के एक पोखर में बदल गए। हालांकि इन मूल निवासियों के साथ उनकी कोई शिकायत या दुश्मनी नहीं थी, फिर भी शत्रुओं पर दया करना स्वयं के प्रति क्रूरता करने के समान था। वध करना भी एक प्रकार की करुणा थी। वीर ने जैसे ही आक्रमण शुरू किया, उसने अपनी सर्वोत्कृष्ट घातक चाल का इस्तेमाल किया,
जिससे स्थानीय लोग अचंभित रह गए। उसने जबरदस्ती रास्ता बनाया और खून के सागर की गहराई में घुस गया। धप धप धप, एक शक्तिशाली धड़कन जैसे गरजते बादल और हवा में व्याप्त भयावहता लगातार बढ़ती जा रही थी। वूश, रक्त का जल दो भागों में बंट गया और पूरी तरह से रक्त के रंग के क्रिस्टलों से बना एक सिंहासन प्रकट हुआ। उस पर अंधेरे में छिपा हुआ एक विशालकाय, बलिष्ठ साया बैठा था, जिसकी ठंडी हिंसक आंखें वीर और बाकी दोनों को घूर रही थीं। अध्याय 282। कोई रास्ता नहीं। उसकी निगाहें चाकू की तरह थीं, जो मांस और खून को चीर रही थीं। रक्त क्रिस्टल से बने एक ऊंचे सिंहासन पर हड्डियों के पूर्ण कवच में लिपटा एक राक्षस बैठा था, मानो वह अभी अभी नींद से जागा हो। उसकी आंखें ऊपर से वीर और उसके दो बिन बुलाए मेहमानों को देख रही थीं। झेन वंश का राजा पौराणिक असुर राजा के समान था, जो रक्त के सागर से जन्मा था, स्वभाव से ही रक्तपिपासु था, और उसकी आभा किसी अथाह खाए और नरक की तरह गहरी और भारी थी, जो ताए पर्वत की तरह नीचे की ओर दबाव डालती थी। वीर और बाकी दो लोगों के कंधे पल भर में नीचे दब गए, उनके शरीर कांपने लगे, वे वजन सहन करने में असमर्थ थे। कितनी भयानक ऊर्जा थी! ये निश्चित रूप से 3000 से ऊपर थी। यहाँ तक कि वीर, जिसके पास सबसे अधिक जीवन शक्ति थी, वह भी इस राक्षस की जीवन शक्ति के 1/3 से भी कम थी। वे तीनों शारीरिक और मानसिक रूप से अत्यधिक दबाव में थे। कार्य करो, पीछे मत हटो, जीन पोषण का सेवन करो, पूरी ताकत लगा दो। वीर जानता था कि वे इस तरह आगे नहीं बढ़ सकते और उसने तुरंत फैसला लिया। जितनी अधिक असमानता होगी, उतना ही कम वे डरेंगे। इतने भीषण उत्पीड़न के साथ अगर यह जारी रहा तो वे प्रतिरोध करने का आत्मविश्वास पूरी तरह से खो सकते हैं। ये और शिवांगी भी इस सिद्धांत को समझ गए थे। उन्होंने बिना किसी झिझक के चांदी के जीन औषधि की 5 बोतलें निकाली और उन्हें पूरा पी गए। जैसे ही जीन पोषण उनके मुंह में गया, वह तुरंत झुलसा देने वाली तीखी ऊर्जा में बदल गया, मानो उनके पेट में लावा भर गया हो, जिससे उनका गला रासनली और पेट जल रहा हो। दर्द की एक लहर मानो उन्हें राख में बदल देगी। उच्च स्तरीय मध्य मार्शल जीन पोषण होने के योग्य, इस जीन पोषण में अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली ऊर्जा समाहित थी, जो शरीर में प्रवेश करते ही ज्वालामुखी की तरह फट जाती थी, जिससे उन्हें ऐसा महसूस होता था मानो वे फटने ही वाले हों। लेकिन इसके साथ ही जीवन शक्ति में जबरदस्त उछाल आया। वीर को ये तो नहीं पता था कि ये और शिवांगी की शक्ति कितनी बड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों के सामने संख्याएं तेजी से चमक रही थीं और लगातार बढ़ रही थीं। उसकी शक्ति जल्दी ही 1000 के पार पहुंच गई, फिर 2000 के पार और अंत में 2168 पर आकर रुक गई। अपनी शक्ति में 3 गुना वृद्धि के साथ वह दृढ़ता से महान साधक स्तर में प्रवेश कर चुका था, और यहां तक कि उनमें भी उसे कमजोर नहीं माना जाता था। वीर के पूरे शरीर की नसें फूल गई थीं, उसे हर कोशिका में स्पंदन महसूस हो रहा था, जो उच्च आवृत्ति वाली अवस्था में प्रवेश कर रही थी और अधिकतम ऊर्जा उत्सर्जित कर रही थी। उसकी ऊर्जा और रक्त अब तरल नहीं बल्कि अग्नि बन गए थे, और उसके शरीर के भीतर से असीम शक्ति का विस्फोट हो रहा था। शक्तिशाली, अभूतपूर्व रूप से शक्तिशाली। वीर को तो ये भ्रम भी था कि कोई भी दुश्मन उसके एक भी मुक्के का सामना नहीं कर सकता। अगर एक मुक्का काफी नहीं था तो 2 मुक्के। लेकिन ये सिर्फ एक भ्रम था। जीन पोषण का असर केवल 10 मिनट तक ही रहता है, जिसका मतलब है कि एक बार वीर की वर्तमान तीव्र शक्ति का असर खत्म हो जाने पर वह जल्दी ही कमजोरी की एक दीर्घकालिक अवस्था में चला जाएगा, जिसमें उसकी युद्ध शक्ति पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अल्पकालिक मजबूती के पीछे बड़ा खतरा भी छिपा होता है। 10 मिनट, बस 10 मिनट। तुम्हें मेरी गुफा में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुमने तय कर लिया है कि तुम कैसे मरना चाहते हो? झेन कबीले का राजा खून जैसे लाल सिंहासन पर बैठा था, घृणा से घूर रहा था। उसकी नुकीली पुतलियां तेज तलवारों की तरह वीर और उसके 2 साथियों को भेद रही थीं, मानो वह कुछ अत्यात्मविश्वासी चींटियों को मौत की तलाश में देख रहा हो। वीर ने सीधे उसका सामना किया और अपनी बढ़ती हुई ऊर्जा के साथ उसने पाया कि प्रतिद्वंद्वी की आभा अब पहले की तरह दमनकारी नहीं रही। उसकी निगाहें झेन वंश के राजा के हाथों पर टिकी थीं, जिनमें एक गोलाकार रक्त रंग का आध्यात्मिक क्रिस्टल था। गोले के भीतर पानी जैसी हलचलें दिखाई दे रही थीं। ये वास्तव में द्रवीकृत आध्यात्मिक ऊर्जा थी और इसकी मात्रा आश्चर्यजनक थी। इसके अलावा एक पतली आकृति उसके भीतर कुंडली मारकर तैर रही थी, एक छोटे सांप की तरह जिसके सिर पर 2 सींग, लंबी मूंछें और पूरे शरीर पर शल्क थे, जो किसी ड्रैगन की तरह दिखते थे। ये बीच बीच में आकाश की ओर तीखी, कर्कश आवाजें निकालता था। आत्मा क्रिस्टल गोला। वीर को पूरा यकीन था कि यही उनकी इस यात्रा का लक्ष्य था, जो उनकी आंखों के सामने था।
जैसे ही वे इस वस्तु को जब्त कर लेंगे, वे प्रारंभिक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर लेंगे और अगले दौर में पहुंच जाएंगे। ये पहुंच के भीतर था, ऐसा प्रतीत होता था कि केवल हाथ बढ़ाने से ही इसे प्राप्त किया जा सकता है। वीर भी शांत नहीं रह सका। हमला करो, वह दहाड़ा और सबसे पहले आगे बढ़ गया। उसके ठीक पीछे ये और शिवांगी भी थे। महान ऋषि छड़ी तकनीक। वीर रूपांतरित हो उठा, हवा में ऊंची छलांग लगाए। उसकी मांसपेशियां एक लोहे का डंडा पकड़े हुए भयंकर बंदर की तरह फूल गईं। उसका शरीर धनुष की तरह झुक गया और उसने अपनी पूरी ताकत से उसे नीचे की ओर जोर से घुमाया। मानो हवा फट गई हो, एक दबी हुई गड़गड़ाहट की आवाज निकली और चिंगारियां और बिजली निकल पड़ी। 3 कौवे गिर रहे हैं। एक धनुष, 3 तीर। प्रत्येक तीर तेजी से हवा में रगड़ता हुआ निकला। लपटें फूट पड़ी और आग के पक्षियों में बदल गईं जो नीचे गिरे, दिखने में धीमे लेकिन वास्तव में तेज। तुरंत जैन कबीले के राजा पर प्रहार करते हुए उनके शरीर पर भयंकर लपटें प्रज्वलित कर दी। 6 पूंछों वाला छल्ला। शिवांगी के पीछे 6 विशाल पूंछें लहरा रही थीं। ऐसा प्रतीत होता था मानो वह किनकी पर्वत से आए 6 पूंछ वाले राक्षसी लोमड़ी में परिवर्तित हो गया हो। उसकी पूंछें शून्य क्षेत्र की ऊर्जा को सोख रही थीं और प्रत्येक पूंछ एक अलग घटना को प्रकट कर रही थी। हरिकेन, वर्टेक्स, फायरी मेटियोर, फ्रॉस्ट स्पीयर, लाइटनिंग ऑर्ब, रोलिंग येलो सैंड, डार्क स्फीयर। 6 प्रकार की ऊर्जाएं तेजी से हवा में घूमने लगीं, जिससे 6 छल्ले बन गए जो एक दूसरे के ऊपर परत बनाते हुए नीचे की ओर उतरने लगे। उन तीनों के अचानक प्रकट होने के बाद उनकी शक्ति दृढ़ता से महान साधक स्तर पर पहुंच गई और उनका बल चरम पर पहुंच गया। पलक झपकते ही उनके सभी हमले जैन वंश के राजा पर हुए, जिससे वह पूरी तरह से घिर गया और क्रोध की दहाड़ें सुनाई दी। जैन कबीले के राजा ने अभी बोलना समाप्त ही किया था कि अचानक हुए हमले में वे बुरी तरह घायल हो गए। उनकी दहाड़ स्वर्ग और अग्नि के प्रकोप के समान थी, मानो वीर और बाकी दोनों को जलाकर राख कर देने वाली हो। तुम्हें नीच समझो, तुमने मुझे क्रोधित कर दिया है। मैं चाहता हूं कि तुम मर जाओ। चींटियों जैसे 3 तुच्छ प्राणियों ने सबसे पहले उस पर हमला करने का साहस किया। यह उसके लिए एक अपमान था। रक्त का सागर उमड़ रहा है। जैन वंश के राजा ने दोनों हाथों से इशारा किया और रक्त झील का पानी उबल उठा, जिससे 10 मीटर से अधिक ऊंची लहरें उठी जो नीचे की ओर दबाव डाल रही थीं, जिससे तरह तरह की दुर्गंध और सड़ी हुई गंध निकल रही थी जो दुनिया को दूषित कर रही थी। वीर और बाकी 2 लोगों के ऊर्जा हमले उसमें गिरे, जिससे वे झंझनाहट भरी आवाजों के साथ तुरंत नष्ट हो गए और बिना किसी निशान के गायब हो गए। सिजल सिजल सिजल। ये के लघु यंत्र पर कुछ खून के छींटे पड़े और उसका कठोर मिश्र धातु का कवच भी उसे सहन नहीं कर सका। वह तेजी से जंग खाकर गलने लगा, मानो वह जल प्रलय में गिर गया हो और उसमें से चिंगारियां निकलने लगीं। ऐसे भयावह दृश्य को देखकर ये और शिवांगी तुरंत इधर उधर भागने लगे। वीर, जो सबसे करीब था, उसके कपड़े बुरी तरह फट गए और उसकी लोहे जैसी सख्त त्वचा में एक तीखा दर्द हुआ जो उसकी नसों तक पहुंच गया। सावधान रहो, उसने खौफ भरे चेहरे के साथ कहा और तेजी से पीछे हट गया। रक्त की लहरें तेजी से आगे बढ़ीं। ये के लघु यंत्र ने कणज्वालाओं के विस्फोट किए, जिससे उसका शरीर लगातार हवा में उड़ने लगा और बिजली की एक लकीर में बदल गया जो लगातार सभी दिशाओं में चमक रही थी। उसके हाथ में मौजूद धनुष और बाण में ड्रिल की तरह एक अद्वितीय सर्पिल था, जो रक्त की रुकावट को चीरते हुए सीधे जैन कबीले के राजा के महत्वपूर्ण अंगों पर निशाना साध रहा था। शिवांगी राक्षसी ऊर्जा से घिरी हुई थी, भूत की तरह उछलती हुई विभिन्न राक्षसी तकनीकों का प्रयोग कर रही थी। यद्यपि उनकी व्यक्तिगत शक्ति कम थी, वे असंख्य थीं, उल्कापिंडों की तरह बरस रही थीं, रक्त के सागर को प्रज्वलित कर रही थीं। उस अफरा तफरी में उसने अपने कंधे पर एक चांदी की स्नाइपर राइफल रखी हुई थी। क्वांटम किरणें गोलियों में संघनित होकर जैन कबीले के राजा की आंखों की ओर निशाना साध रही थीं। जैन कबीले के राजा ने भी क्वांटम रे गन की शक्ति का दबाव महसूस किया और अपने भौतिक शरीर से इसे रोकने का साहस नहीं किया। रक्त क्रिस्टल की दीवार। उसने दोनों हाथों से पकड़ लिया और आत्मा के क्रिस्टल तेजी से एक साथ आकर उसके सामने एक पारदर्शी और अर्धपारदर्शी दीवार बना दी। इस पर कई ऊर्जा विस्फोट हुए, जिसके परिणामस्वरूप यह एक जोरदार धमाके के साथ फट गया और नष्ट हो गया। हालांकि जैन कबीले के राजा को जानलेवा चोट नहीं आई। यहां तक कि लेवल 5 के उपकरण भी प्रभावी नहीं हो सके। हालात वीर की कल्पना से कहीं ज्यादा कठिन थे। उसने जैन कबीले के राजा की ताकत को कम आंका था और लेवल 5 के उपकरणों की शक्ति को अधिक आंक लिया था। हालांकि लेवल 5 के उपकरण वाकई घातक थे, लेकिन समय का चुनाव भी उतना ही महत्वपूर्ण था। इस तरह के सीधे हमले से प्रतिद्वंदी को प्रतिक्रिया करने का भरपूर मौका मिल जाता था।
महान ऋषि ने पर्वत को दो भागों में बांट दिया। झेन वंश के राजा की आभा भयानक थी, लेकिन वीर के पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उसने अपनी लोहे की छड़ी को हवा की तरह घुमाया, पागलों की तरह आगे बढ़ा, अपने शरीर के भीतर की हिंसक शक्ति को बेतहाशा उजागर किया, मानो भट्टी से निकला कोई उग्र बंदर दुनिया को उलट पुलट करने पर तुला हो। रक्त की लहरें उमड़ रही हैं। झेन कबीले के राजा के नियंत्रण में खून की लहरें गोंद की तरह चिपचिपी होकर वीर के शरीर के चारों ओर लिपट गईं और कसती चली गईं। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह किसी दलदल में गिर गया हो, उसका शरीर अटक गया हो, वह बल लगाने में असमर्थ हो, उसके हमले व्यर्थ जा रहे हों। हर लहर पिछली लहर से अधिक शक्तिशाली थी। अंधाधुंध, बड़े पैमाने पर हमले। ये और शिवांगी एक पल भी रुकने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, वे लगातार इधर उधर भाग रहे थे। झेन कबीले के राजा ने अपने हाथ ऊंचे उठाए, मानो वह रक्त के सागर के बीच में एक शैतान राजा हो, जो भयानक रक्त तरंगे उत्पन्न कर रहा हो, लगातार उपहास उड़ा रहा हो। उसकी ऊंची मुद्रा ऐसी थी मानो वह अपनी हथेली में गिरी 3 चींटियों को देख रहा हो, जिन्हें हल्के से दबाकर कुचला जा सकता है। वीर का शरीर लट्टू की तरह तेजी से घूमने लगा, लोहे का डंडा उसके शरीर के चारों ओर चक्कर लगा रहा था, जिससे डंडे की छायाओं का एक घना धुंधलापन बन गया। शक्तिशाली अपकेंद्रीय बल ने अंततः खून के उलझाव को दूर कर दिया। वह एक तूफान में तब्दील हो गया, जो लगातार अधिकाधिक रक्त की ओर आकर्षित होता जा रहा था। ये और शिवांगी का दबाव तुरंत कम हो गया और उन्हें जवाबी हमला करने का अवसर मिल गया। बैंग बैंग बैंग, ये के लघु रोबोट ने 1 दर्जन से अधिक छोटी मिसाइलें दागी। क्लैंग क्लैंग क्लैंग, धनुष की डोरी कंपन करने लगी, जिससे धातु के टकराने जैसी आवाजें निकली। तीर बरसने लगे, जिनमें ठंडी और रहस्यमय शक्ति की लहरें थीं। आकाश में राक्षसी अग्नि का विस्फोट हुआ, हवा, गरज, बर्फ। राक्षसी तकनीकें मानो बेरोक-टोक बरस रही थीं। शिवांगी लंबी दूरी से स्नाइपिंग करने के अवसर भी तलाशती थी। केवल क्वांटम रे गन की शक्ति ही झेन कबीले के राजा को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा सकती थी। जादू टोना, राक्षसी शक्तियां, प्रौद्योगिकी, 3 अलग अलग शक्तियां एक साथ मिलकर एक घातक संयोजन बनाती हैं। लेकिन झेन कबीले का राजा वहीं स्थिर खड़ा रहा और उसने बचने का कोई इरादा नहीं दिखाया। उसने आत्मा के क्रिस्टल गोले को थामे रखा और उसके भीतर मौजूद रक्त ड्रैगन ने दहाड़ मारी। आसपास की पर्वत दीवारों से रक्त के रंग के आत्मा क्रिस्टल उड़कर आए और उन्होंने रक्त के रंग का कवच बना लिया, जिसने उसे पूरी तरह से वायुरोधी रूप से घेर लिया। इस पर कई हमले हुए, जिससे आत्मा के क्रिस्टल चूर चूर हो गए, लेकिन और अधिक आत्मा के क्रिस्टल एकत्रित हो गए और रक्त कवच में एक अटूट पुनर्योजी क्षमता थी। रक्त नियंत्रण। वीर और बाकी 2 लोगों के भयभीत होने से पहले ही शून्य लोक में झेन कबीले के राजा ने उपहास करते हुए अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली। धप धप धप, उनके दिल बेतहाशा धड़क रहे थे, मानो कोई अदृश्य हाथ उन्हें कसकर पकड़े हुए हो और जबरदस्ती उनके सीने से बाहर खींच रहा हो। उनकी ऊर्जा और रक्त उनके शरीर में उल्टी दिशा में बह रहे थे, मानो उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े होने का खतरा हो। शरीर के आंतरिक अंग हमेशा बाहरी अंगों की तुलना में अधिक नाजुक होते हैं। शिवांगी सबसे पहले बेहोश होकर गिर पड़ा। उसने ताज़ा खून थूका, जिससे उसका लोमड़ी का मुखौटा खून से लाल हो गया। ये भी लड़खड़ाने लगा, वह स्थिर खड़ा नहीं हो पा रहा था। केवल वीर का चेहरा पीला पड़ गया था। लिंगमिंग स्टोन मन की जीन के शक्तिशाली शारीरिक नियंत्रण पर भरोसा करते हुए उसने उमड़ती हुई ऊर्जा को दबा दिया। फिर भी उसे अपनी ऊर्जा और रक्त को नियंत्रित करने के लिए अपना ध्यान बांटना पड़ा और उसके हाथों की हरकतें काफी धीमी हो गईं। अगर उसकी यही हालत रही तो ये और शिवांगी की हालत और भी बदतर हो जाएगी। वे लगातार कमजोर होते जाएंगे और अगर वे अपनी युद्ध शक्ति का 3 या 4/10वां हिस्सा भी बचा सके तो यह अच्छा होगा। कितना शक्तिशाली! वीर का दिल एकदम बैठ गया। झेन कबीले के राजा ने जीवित प्राणियों के रक्त को नियंत्रित करने की अपनी जाति की महाशक्ति को अधिकतम कर लिया था, जिससे वह अंदर से बाहर की ओर हमला करता था और बचाव करना असंभव हो जाता था। अगर उसने स्थिति को बदलने के लिए तुरंत कार्रवाई नहीं की तो ये और शिवांगी सचमुच इसे सहन करने में असमर्थ हो सकते हैं और उनकी जान को खतरा हो सकता है। रक्त का सागर उमड़ पड़ा और झेन जाति के सदस्य उसमें घुल मिल गए, जैसे नरक से आए असुर राक्षस दहाड़ते और झपट्टा मारते हुए जीवन का संग्रह कर रहे हों। उनके पास रक्त को नियंत्रित करने की शक्ति भी थी, जिससे वे अपना रक्त उबालते थे और पागलों की तरह अत्यंत उग्र होकर आगे बढ़ते थे। ये और शिवांगी घबराकर इधर उधर भागने लगे और काफी अस्त व्यस्त दिख रहे थे। और वीर को सबसे खतरनाक परिस्थिति का सामना करना पड़ा।
झेन कबीले के राजा ने भी देखा कि वह युद्ध शक्ति के मामले में सबसे शक्तिशाली है, इसलिए उसने अपनी अधिकांश ऊर्जा उसी पर लगा दी। रक्त की लहरें उमड़ उठी और उसे अपनी चपेट में ले लिया। जब भी वह सामने आता उसे तुरंत दबा दिया जाता और वह पलटने में असमर्थ हो जाता। रक्त के सागर के भीतर काले रंग की आकृतियां तैर रही थीं, जिनके हाथों में चाकू और कांटे थे। वे बेरहमी से वार कर रही थीं, उसके शरीर को भेदने की धमकी दे रही थीं। वीर ने झट से अपनी सांस रोक ली, खून के सागर में कूद पड़ा, अपनी लोहे की लाठी घुमाए और उनसे लड़ने लगा। कुछ समय के लिए उसके ऊपर नीचे और चारों ओर भयानक काली आकृतियां दिखाई दे रही थीं। वह चारों ओर से युद्ध की आवाजों से घिरा हुआ था। वीर उस सब के बीच अकेला था, भारी घेराबंदी का सामना कर रहा था, अकेले ही कई बुरी आत्माओं से लड़ रहा था, रक्त के सागर को प्रज्वलित कर रहा था, जिससे अंतर्धाराएं उग्र हो रही थीं। उनके कर्मचारियों के हर प्रहार से एक बड़ा इलाका तबाह हो जाता था। लेकिन झेन जाति के इन सदस्यों की जीवन शक्ति वास्तव में पौराणिक असुर जाति के समान ही शक्तिशाली थी। जब तक रक्त का सागर नहीं सूखता तब तक असुर नष्ट नहीं होंगे। वीर के प्रहारों से उनके शरीर चकनाचूर हो गए, लेकिन रक्त के सागर की शक्ति को अवशोषित करके उनके घाव शीघ्र ही भर गए। अजेय तिलचट्टों की तरह वे पूर्ण स्वास्थ्य में पुनर्जीवित होकर निडरता से आगे बढ़े। एक गिरा, दूसरा उठ खड़ा हुआ, अथक, मृत्यु से बेखौफ, उग्र और निर्दयी। वीर उन सभी को नहीं मार सका, इसलिए उसके पास संयम बरतने के बजाय अपनी पूरी ताकत लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लाठी का प्रत्येक प्रहार इतना भारी था कि वह उन्हें पूरी तरह से चूर चूर करके खून से लथपथ मांस में बदल देता था। तभी उनके शरीर की संरचनाएं पूरी तरह से चकनाचूर हो जाएंगी, जिससे मृत्यु हो जाएगी और ठीक होने की संभावना खत्म हो जाएगी। लेकिन अजीब बात यह थी कि उनका मांस और खून तुरंत खून के सागर में वापस विलीन हो गया, खून में परिवर्तित हो गया, जिससे झेन जाति के अन्य सदस्यों को शक्ति मिली। रक्त के सागर से जन्मा और रक्त के सागर में ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। चारों ओर यिन और दुष्ट की ऊर्जा व्याप्त थी, जो अंतहीन रूप से भयावह थी। वीर के डंडे के हर वार में उसकी पूरी ताकत लग जाती थी, जिससे उसकी शारीरिक थकावट बहुत तेजी से बढ़ती थी। अगर उसने जीन पोषण का सेवन नहीं किया होता तो शायद अब तक वह पूरी तरह से थक चुका होता। दरअसल उसे पहले से ही महसूस हो रहा था कि उसकी सांसें तेजी से चलने लगी हैं। इस औषधि का असर मूल रूप से 10 मिनट तक रह सकता था, लेकिन वर्तमान में इसके अत्यधिक सेवन के कारण यह संभवतः अधिकतम 5 या 6 मिनट तक ही रहेगा। ये संक्षिप्त बातचीत बहुत तेजी से हुई। 3 मिनट बीत चुके थे, जिसमें लगभग आधा समय लग गया था। उन्हें इसे जल्दी खत्म करना था। वीर को ये बात अच्छी तरह समझ आ गई थी कि वे एक अभूतपूर्व और बेहद विकट परिस्थिति में पहुंच गए हैं। यदि औषधि का प्रभाव समाप्त हो जाता तो उनकी टीम के पास कोई युद्ध शक्ति नहीं बचती और इन स्वदेशी जातियों द्वारा उनका नरसंहार कर दिया जाता। उनके पीछे होली नाइट स्क्वाड भी उन्हें खतरनाक निगाहों से देख रहा था। आगे भेड़िए, पीछे बाघ, ये वाकई बहुत डरावना था। पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। उन्हें जबरदस्ती खून खराबे वाला रास्ता बनाना पड़ा, अन्यथा उनकी 5 सदस्यीय टीम आज सचमुच ही खत्म हो जाती। वीर की छाती जोर जोर से धड़क रही थी और उसने जोर से सांस छोड़ी। उसने लोहे की छड़ी को और भी कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें खून के सिंहासन पर बैठे उस भयानक आकृति पर टिकी हुई थीं। उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय का भाव था। यही एकमात्र तरीका था, मौत के जाल में फंस जाना और फिर बचने का रास्ता खोजना। अध्याय 283 निराशा से जीवन रक्षा की ओर। मृत्यु के जाल में फंसने के बाद पुनर्जन्म लेना, ये कितना आसान है। वीर की आंखों में दृढ़ संकल्प झलक रहा था जब उसने चुपचाप अपनी कमर पर रखी 4 गोलाकार वस्तुओं को कसकर पकड़ रखा था। अगर आप अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ना चाहते हैं तो विरोधी को आपको मौका देना होगा। झेन वंश का राजा अस्थि कवच से घिरा हुआ था और उसने स्वयं को आध्यात्मिक क्रिस्टलों से सुरक्षित कर रखा था। उसके करीब पहुंचे बिना वीर के पास कोई मौका नहीं था। हालांकि रक्त का सागर उबल रहा था और झेन जाति के वे सदस्य लगातार दहाड़ रहे थे, प्रत्येक एक भूत की तरह निडर होकर आगे बढ़ रहे थे, एक स्वर्गीय जेल या नरक की तरह घनी संरचनाएं बना रहे थे, उसे अपने भीतर फंसा रहे थे, जिससे वह जरा भी मुक्त नहीं हो पा रहा था। ये झेन जाति के सदस्य स्वभाव से ही असाधारण प्राणी थे और साधक अभिजात वर्ग के थे। उनकी संख्या चींटियों जितनी असंख्य थी और वे अपने ही ठिकाने में थे। ये पूरी तरह से उनका गृह क्षेत्र था, रक्त के सागर की शक्ति से परिपूर्ण। प्रत्येक की जीवन शक्ति तिलचिट्टे की तरह अटूट थी, मारने के लिए अनंत, वध करने के लिए कभी न खत्म होने वाली। वीर इस दलदल में बुरी तरह फंस गया था, उसका दिल पूरी तरह डूब गया था।
अगर उसे अपनी जान बचाने के लिए जरा सी भी उम्मीद न हो तो यह वास्तव में निराशा की स्थिति होगी। वह और ये झेन जाति के सदस्य दोनों ही असाधारण प्राणी थे जो बेहद तेज गति से चलते थे और बिजली की तरह टकराते थे। एक भीषण युद्ध के बाद दुनिया पूरी तरह से उलट-पुलट हो गई। समय का हर एक सेकंड अविश्वसनीय रूप से लंबा और धीरे धीरे बीत रहा था। वीर मन ही मन गिनती रहा, 2 मिनट बहुत जल्दी बीत गए। वह जानता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अब और इंतजार नहीं कर सकता था। अन्यथा स्पिरिट बर्स्ट पोशन का असर खत्म होते ही वह और उसकी टीम के बाकी सदस्य अपनी सारी युद्ध शक्ति खो देंगे और दूसरों की दया पर निर्भर हो जाएंगे। वूश वूश वूश, लोहे की छड़ नाचने लगी जिससे खून का सागर उन्माद में उबल उठा। वीर ने अकेले ही हजारों सेनाओं को हिलाकर रख दिया था। उनमें से जो भी भयंकर भूत बहुत करीब आ जाता था वह उड़कर कीचड़ में कुचल जाता था। लेकिन झेन जाति के वे सदस्य निडर होकर आगे बढ़े और उन्हें अंदर और बाहर दोनों तरफ से 10 से अधिक परतों में घेर लिया। हर बार जब वह एक परत को तोड़कर आगे बढ़ता तो झेन जाति के नए सदस्य खून से उसे घेर लेते और एक नया घेरा बना लेते। एक के बाद एक परतें पार करने के बावजूद वीर को आगे बढ़ने का कोई अवसर नजर नहीं आ रहा था। अकेला और संख्या में कम होने के कारण उसके पास अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अंत में अपनी शक्ति को बचाने और न्यूनतम प्रयास से अधिकतम शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए उसने अपनी छड़ी को त्याग दिया और अपनी हथेलियों का उपयोग करते हुए चालों की झड़ी लगा दी। फैंटियन हैमर सील, उसके हाथ ऊंचे उठे हुए थे मानो वह हथौड़ा हो जो आकाश को उलट देता है, और एक गर्जनापूर्ण दहाड़ के साथ नीचे की ओर दबा रहा हो, मानो कोई विशाल पर्वत नीचे की ओर दबाव डाल रहा हो जिससे हवा भारी हो गई थी। एक के बाद एक 10 से अधिक आकृतियां हवा में उड़ गईं, जिससे कई अन्य आकृतियां भी गिर गईं। अमर तलवार की मुहर का वाद, उसका शरीर तलवार में बदल गया, एक अंतहीन तीव्र ऊर्जा हवा में फैल गई, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को काटती हुई। कुछ भी अछूता नहीं रहा। राक्षस का शरीर 2 हिस्सों में कट गया। यिन यांग दर्पण मुहर, उसकी हथेलियां एक यिन और एक यांग दर्पण के 2 पहलुओं की तरह आभासी और वास्तविक, सत्य और असत्य में अंतर करना कठिन बना देती हैं। राक्षसों के मन को भ्रम में खींच लेती हैं, जिससे उनके लिए उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। वीर ने अपनी सभी चालों का प्रयोग किया, लगातार प्रहार करता रहा। उसके हमले निर्मम और बेरहम थे। उसने कई राक्षसों का वध किया। फिर भी झेन जाति के वे सदस्य अंतहीन प्रतीत हो रहे थे, मानो उन्हें ज्वार की तरह डुबो रहे हों। रक्त के सागर के भीतर असंख्य आकृतियां एक अव्यवस्थित भीड़ में लड़ रही थीं। दूर से देखने पर ये और शिवांगी भी एक मुश्किल स्थिति में थे। उनके रक्त को झेन कबीले के राजा द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था और वे स्थिति को बदलने में असमर्थ थे। वे तीनों एक अभूतपूर्व और बेहद मुश्किल परिस्थिति में थे। अरेस का भाला, आकाश में अचानक एक जोरदार गर्जना हुई और एक विशालकाय लंबा भाला आर पार हो गया, जिसने 1 दर्जन से अधिक झेन जाति के सदस्यों को मीठे कांटेदार झाड़ियों की तरह पूरी तरह से भेद दिया। लंबा भाला लगातार हिलता रहा, जिससे खून का सागर उलट-पुलट हो गया। देवी का प्रकाश, विशाल सुनहरी रोशनी फैल गई, जो एक भव्य और गंभीर इच्छा से भरी हुई थी और रक्त के सागर में मौजूद बुरे विचारों को दूर कर रही थी। उस प्रभाव से घिरे हुए झेन जाति के सदस्यों की आंखों का खूनी लाल रंग फीका पड़ गया और वह हल्के सुनहरे रंग में बदल गया, और फिर वे अपने ही साथियों के बीच लड़ने लगे। अपने ही परिवार के सदस्यों की हत्या। झेन जाति का आक्रमण तुरंत ही अव्यवस्था में पड़ गया, जिससे खून का सागर एक गाढ़े पेस्ट में बदल गया। झेन वंश के राजा ने भी अपने मन में एक शक्तिशाली इच्छाशक्ति का संचार होते हुए महसूस किया और उनकी गतिविधियां रुक गईं। वीर और अन्य 2 लोगों ने अपने ऊपर से दबाव काफी कम होते हुए महसूस किया और भागने का मौका पाकर उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाया। पीछे मुड़कर देखने पर उन्हें एहसास हुआ कि ग्रीक जुड़वां बहनें पहले ही उनके पिछले दुश्मनों से निपट चुकी थीं और समर्थन देने के लिए आई थीं। गंभीर स्थिति को देखते हुए दोनों बहनों ने भी तुरंत स्पिरिट बर्स्ट पोशन पी लिया, जिससे उनकी जीवन शक्ति पहले से कहीं अधिक बढ़ गई। और भी चींटियां मरने आ रही हैं। झेन वंश के राजा का चेहरा बेहद विकृत हो गया था। अपने अधीनस्थों के आपस में लड़ने के कारण वह सिंहासन पर बैठकर अपना अहंकारी रवैया बरकरार नहीं रख सका और न ही वह खड़ा होकर दहाड़ सकता था। जिली गुलुवा, उसके मुंह से एक अजीब उच्चारण करने में कठिन ध्वनि निकली जो क्रोध, उग्रता और मानसिक उत्पीड़न से भरी हुई थी। स्वयं को मार डालने वाले झेन जाति के सदस्य तुरंत अपनी जगह पर जम गए। उनके चेहरे भावहीन हो गए। उन्होंने लड़ना बंद कर दिया, मानो वे प्रतिक्रिया दे रहे हों और एथेना के मानसिक नियंत्रण से मुक्त होने की कोशिश कर रहे हों।
लेकिन एथेना उसे सफल कैसे होने दे सकती थी। स्पिरिट बर्स्ट पोशन पीने के बाद वह सुनहरे कवच में लिपटी हुई थी और बेहद शक्तिशाली प्रतीत हो रही थी। उसका राजदंड दूर की ओर इंगित कर रहा था और उसके चारों ओर तीव्र मानसिक उथल-पुथल मच गई, जिससे झेंग जाति के सदस्य प्रतिरोध करने में असमर्थ होकर लड़ते रहे। उस ठिकाने पर अफरा तफरी मची हुई थी और झेंग कबीले के राजा के तौर तरीके काफी कमजोर पड़ गए थे। रक्त का उलटफेर। अपने अधीनस्थों पर दोबारा नियंत्रण पाने में असमर्थ देखकर झेंग वंश का राजा क्रोधित होकर दहाड़ा और ग्रीक जुड़वां बहनों की ओर मुट्ठी भींचते हुए ऐसे बढ़ाए मानो उनके सीने से दिल निकाल लेना चाहता हो। एथेना और अरेस ने तुरंत अपने चेहरों पर नियंत्रण खो दिया, उनके मुंह से खून बहने लगा और उनकी हरकतें काफी धीमी हो गईं। ये देखकर वीर तुरंत आगे बढ़ गया और अपने शरीर का उपयोग करके शून्य लोक में व्याप्त उस विचित्र शक्ति को रोक दिया। उसका चेहरा लाल हो गया, वह कराह उठा और आग की तरह गर्म खून को जबरदस्ती दबाने लगा। इसके बाद ग्रीक जुड़वां बहनों के भावों में काफी सुधार हुआ। मेरे लिए रास्ता साफ करो, मुझे एक अवसर चाहिए, वीर ने गहरी आवाज में कहा। उनके साथ लंबे समय तक सहयोग करने के कारण ग्रीक जुड़वां बहनों ने तुरंत उनके इरादे को समझ लिया। हालांकि यह तरीका बेहद जोखिम भरा और साहसी था, लेकिन वे पहले से ही एक विकट परिस्थिति में थे। अगर वे जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं करते तो उनके बचने की कोई उम्मीद ही नहीं होती। इस समय उनके पास वीर पर विश्वास करने के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि वह टीम का सबसे शक्तिशाली योद्धा था। अगर अभी भी आशा की कोई किरण बाकी थी तो उसे केवल वही पकड़ सकता था। यदि वे झेंग वंश के इस राजा के साथ गतिरोध जारी रखते हैं तो उनके जीतने की कोई संभावना नहीं होगी और निश्चित रूप से उनकी मृत्यु हो जाएगी। एक साथ हमला करो, एथेना ने मानसिक रूप से अपनी आवाज प्रसारित करते हुए ये और शिवांगी को एक साथ हमला करने का आह्वान किया। उन चारों ने अपनी वर्तमान अवस्था तक साधना कर ली थी, इसलिए वे अनिर्णायक लोग नहीं थे और उन्होंने वर्तमान स्थिति को समझते हुए तुरंत एकाम सहमति पर पहुंच गए। उन चारों ने अब अपनी शक्ति को बिल्कुल भी नहीं रोका, बल्कि उसे एक ही चाल में केंद्रित कर दिया और एक साथ विस्फोट कर दिया। 3 कौवे गिर रहे हैं। ये के चेहरे पर संयम था, धनुष खींचने वाला उसका हाथ कांप रहा था। 3 तेज तीर निकले जो पहले से 2 गुने बड़े सुनहरे कौवों में बदल गए और नीचे गिरने लगे। 6 पूंछों वाला घूर्णन। 6 पूंछें झूल उठी और 6 विशिष्ट गुणों वाले ऊर्जा के गोले हवा में घूमने लगे। बिजली, बर्फ, आग आपस में टकराकर केंद्र में एक ब्लैक होल का निर्माण हुआ, जिसने सब कुछ नष्ट कर दिया। अरेस का हथौड़ा। अरेस ने विशालकाय अरेस प्रतिमा को धकेल दिया, उसका विशाल शरीर रक्त के सागर में घुस गया, मुट्ठियां भींची हुई थीं, एक विशाल हथौड़े की तरह, माउंट टाई जितना भारी, एक जोरदार धमाके के साथ नीचे की ओर दब रहा था। मानसिक भ्रम। एथेना ने अपना राजदंड हिलाया, जिससे एक अराजक और शोरगुल भरी इच्छा जागृत हुई जिसने सभी जीवित प्राणियों की बुद्धि छीन ली, केवल एक अराजक प्रवृत्ति को शेष छोड़ दिया, जो अंतहीन रूप से लड़ रही थी। उन चारों ने एक साथ हमला किया, उनका आक्रमण एक अतुलनीय रूप से हिंसक रूप में समाहित हो गया, शून्य लोक एक प्रचंड तूफान की तरह कांप रहा था। यहाँ तक कि 4 महान साधकों के हमलों का सामना कर रहे झेंग वंश के राजा भी घबराए हुए दिखाई दिए। 10 मिनट के लिए एक महान साधक, चाहे वह कितना भी कमजोर क्यों न हो जाए, फिर भी एक महान साधक ही रहता है। उनकी ऊर्जा सूचकांक एक महान साधक की तुलना में कहीं अधिक थी। रक्त का उफनता हुआ सागर तुरंत विस्फोट से फट गया, जिससे एक विशाल शून्य प्रकट हुआ। एक धुंधली सी चीज अंदर आए और पल भर में क्षणों की छाया से आकाश भर गया, जिसने झेंग कबीले के राजा पर प्रहार किया, जिससे धड़ाम की आवाजें आईं। मौत को दावत। झेंग वंश के राजा ने गहरी सांस ली और रक्त सागर में समाहित सारी लाल रक्त ऊर्जा उनके शरीर में समा गई। उनका अस्थि कवच तेजी से बढ़ने लगा और भी भयंकर हो गया, मानो अस्थि कवच से ढका कोई मानव रूपी जानवर हो, जो रक्त लाल प्रकाश से चमक रहा हो और उसके अंगों पर नुकीले कांटे उगाए हों। बैंग बैंग बैंग। मुठियां तूफान की तरह, लाठी अचानक बारिश की तरह। एक व्यक्ति और एक राक्षस ने मिलकर लड़ाई लड़ी। छड़ी की गति इतनी तीव्र थी कि वीर एक हिंसक बंदर में परिवर्तित हो गया, जो लाखों दिव्य सैनिकों से लड़ने में सक्षम था। चालों की सूक्ष्मता के मामले में झेंग कबीले का राजा बिल्कुल भी प्रतिस्पर्धा में नहीं था, उसे बार बार मार पड़ी। लेकिन ये राक्षस एक मानवरूपी हथियार की तरह था, जो न तो चकमा दे रहा था और न ही बच रहा था, बल्कि सीधे वीर से टकरा रहा था। हालांकि उसकी मुट्ठी और पंजे की चालें भद्दी थीं, फिर भी वे 3 गुना अधिक निर्दयी थीं और वीर के शरीर पर प्रहार करते समय चिंगारियां निकलती थीं। दोनों ही अविनाशी थे, उनके वार एक दूसरे के शरीर पर पड़ रहे थे, हर मुक्का मांस पर लग रहा था,
हर छड़ी हड्डी पर लग रही थी। वे रक्त के सागर से हवा में लड़ते हुए निकले। युद्ध के बाद के परिणाम फैलते गए। हवा के शक्तिशाली उतार चढ़ाव ने दीवारों को प्रभावित किया, जिससे वे छेदों से भर गईं। मिट्टी और चट्टानें हर जगह उड़ने लगीं। खून से लथपथ, संक्षारक शक्ति से भरपूर, यहाँ तक कि एथेना और अन्य तीन भी जरा भी पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। झेन जाति के जो सदस्य इसमें फंस गए, वे तुरंत धूल में बदल गए और वे जितनी दूर हो सके भागने की कामना कर रहे थे। ऐसे भयावह युद्ध दृश्य को देखकर एथेना और बाकी तीनों की आंखें अनायास ही सिकुड़ गईं। चाहे साधना हो या जीवन शक्ति, वीर अपने प्रतिद्वंदी से कहीं अधिक हीन था। अपने सभी कौशलों का उपयोग करने के बावजूद वह केवल अपने पावन बंदर शरीर के बल पर ही किसी तरह मुकाबले को बराबरी पर बनाए रख सका। और इससे भी बुरी बात यह थी कि वीर को यह अच्छी तरह पता था कि समय उसके पक्ष में नहीं है। औषधि का असर केवल 10 मिनट तक ही रहा और उसका अधिकांश समय बीत चुका था। हर एक सेकंड की देरी से स्थिति और बिगड़ती जा रही थी। उन्हें पहले से ही अपनी ताकत तेजी से घटती हुई महसूस होने लगी थी। वीर के मन में एक दृढ़ विचार आया, लेकिन वह अंतिम क्षण तक अपना निर्णय नहीं ले सका। अगर उसने सचमुच इसका इस्तेमाल किया तो इसके परिणाम अकल्पनीय होंगे। एक अंधाधुंध हमला होगा और यहाँ तक कि उसे भी जीवित रहने की कोई गारंटी नहीं होगी। बूम! पवित्र प्रकाश तलवार। गुफा में कंपन होने लगा। प्रकाश की एक विशाल तलवार मिट्टी की परत की बाधा को तोड़ते हुए नीचे की ओर प्रहार करती हुई शुद्धिकरण की शुद्ध और प्रभावशाली शक्ति से परिपूर्ण होकर इस स्वदेशी मांद को पूरी तरह से भेद गई। झेन जाति के उन सदस्यों के मारे जाने के बाद उनके शरीर चुपचाप विघटित हो गए, मानो उनका अस्तित्व पूरी तरह से मिट गया हो। शुद्धिकरण की शक्ति ने रक्तसागर की बुरी शक्ति का प्रतिकार किया। झेन जाति के सदस्यों के तरीके बेकार साबित हुए और वे तुरंत मारे गए। पवित्र शूरवीर दस्ता हौंफते हुए पहुंचा। उनके कवच पर तरह तरह के खून के धब्बे थे और वे बेहद अस्त-व्यस्त दिख रहे थे। यहाँ तक कि उनकी जैसी उम्मीदवार टीम, जो पूरी तरह से महान साधकों से बनी थी, हजारों स्थानीय जीवों की घेराबंदी का सामना करने पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। तो ये तुम हो? नाइट कैप्टन ने फैंग लिन दस्ते के 5 सदस्यों को पहचान लिया और उनकी आंखें सिकुड़ गईं। पिछली बार जब तुमने हमारे हवाई जहाज से लाए गए सामान चुराए थे, तब भी तुम्हारी चोरी करने की इच्छा नहीं मरी थी, और अब तुम आत्मा क्रिस्टल गोले को छीनने आए हो। तुम मौत को दावत दे रहे हो। अपने से कहीं अधिक कमजोर फैंगलिन दस्ते के हाथों बार बार भारी हार झेलने के बाद पवित्र शूरवीर दस्ते के सदस्य अत्यंत क्रोधित थे। वे 5 अलग अलग स्थानों पर खड़े होकर पंचकोणीय तारामंडल बना रहे थे और विशाल पवित्र प्रकाश चारों ओर फैल गया, मानो कोई विशाल सूर्य चमक रहा हो, मानो रक्त के सागर को सुखा देने की धमकी दे रहा हो। जो झेन जाति के सदस्य इससे बच नहीं सके, वे पवित्र प्रकाश के नीचे राख में बदल गए और पूरी तरह से विलीन हो गए। अच्छा नहीं। पवित्र नाइट दस्ते के प्रकट होते ही अरेस और बाकी तीनों को एक अजीब सी आशंका हुई और वे तुरंत वहां से हट गए। आगे भेड़िया, पीछे बाघ। ये देखकर वीर अब और संकोच नहीं कर सका। वह जानता था कि उसे आगे क्या करना है, अन्यथा उसके पास सचमुच कोई दफन स्थल नहीं बचेगा। भागो! उसने ठंडे स्वर में चिल्लाया। जाओ! एथेना की आंखें सिकुड़ गईं, जैसे उसे तुरंत कुछ समझ आ गया हो, और वह सबसे पहले बाहर की ओर भागी, ये कामना करते हुए कि वह जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल जाए। अरेस और बाकी तीनों बिना पीछे देखे उनके पीछे पीछे चल रहे थे। इनकी परवाह मत करो, पहले आत्मा क्रिस्टल गोले को हासिल करो, फिर हम इन छोटे चोरों को सबक सिखाएंगे। नाइट कैप्टन ने ठंडी सांस लेते हुए अपने 4 साथियों को आगे बढ़ाया। उसकी निगाहें झेन कबीले के राजा के हाथ में मौजूद आत्मा क्रिस्टल गोले पर टिकी थीं और उसे हासिल करने का उसका दृढ़ निश्चय था। 5 पवित्र प्रकाश तलवारें हवा में एक जाल की तरह आपस में लिपट गईं और तेजी से नीचे की ओर वार करने लगीं, जिनका उद्देश्य झेन कबीले के राजा और वीर को एक साथ मार डालना था। इस समय वीर पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ा और सीधे झेन कबीले के राजा की ओर दौड़ पड़ा। मर जा! झेन वंश के राजा का चेहरा भयंकर था, उसके हाथ पंजे की तरह बन गए थे और वह बेरहमी से पकड़ रहा था। हालांकि वीर ने अपनी रक्षात्मक रणनीति पूरी तरह से छोड़ दी, जिससे वह पूरी तरह से असुरक्षित हो गया और हमले का सामना किया। पफ! तीव्र बल त्वचा को भेदते हुए उसके आंतरिक अंगों तक पहुंचा, जिससे उसके 5 आंतरिक अंग मथने लगे। वीर के मुंह से खून बह रहा था, लेकिन उसके अंग अजगर की तरह इस अवसर का लाभ उठाते हुए प्रतिद्वंद्वी के शरीर के चारों ओर लिपट गए। झेन वंश के राजा को तुरंत ही एक अनहोनी का आभास हुआ, मानो कोई बड़ी आपदा आने वाली हो।
उनका शरीर लगातार कांपने लगा और उन्होंने वीर के शरीर पर मुट्ठियों से जोरदार प्रहार किए, जिससे वीर बार बार लड़खड़ाने लगा। चरमराहट, चरमराहट। वीर की त्वचा अजीब तरह से धूसर सफेद हो गई, पत्थर की तरह सख्त हो गई, तेजी से पत्थर में तब्दील हो गई, धीरे धीरे एक पत्थर के आदमी में बदल गई, मानो वह झेन कबीले के राजा के साथ एक हो गया हो। उसकी कमर पर स्थित चारों गोलाकार वस्तुएं चमकने लगीं। अच्छा नहीं, डेथ रे ग्रेनेड। पवित्र नाइट कैप्टन तेजी से दौड़ा। ये दृश्य देखकर वह तुरंत भय से चिल्ला उठा और भी तेज गति से पीछे हट गया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक धूसर प्रकाश अचानक फूट पड़ा, तीव्र विकिरण पूरे अंतरिक्ष में फैल गया, जिससे बचना असंभव था। क्वांटम धाराएं हर जगह टकराईं और कोई भी वस्तु उन्हें रोक नहीं सकी। धिक्कार है। झेन वंश के राजा ने दहाड़ लगाई, लेकिन पल भर में ही वह उसमें समा गया और धीरे धीरे उसकी आवाज चली गई। वह विशाल स्थान धूसर प्रकाश से भरा हुआ था, सभी चीजों का रंग पूरी तरह से गायब हो गया था और जीवन का कोई संकेत नहीं बचा था। सब कुछ एकदम शांत हो गया। जमीन पर केवल लाशों का ढेर लगा था, उनकी त्वचा मुरझाई हुई और पीली पड़ गई थी, खून मवाद बनकर रिस रहा था, जो धीरे धीरे बर्फ की तरह पिघलकर मांस के पेस्ट में बदल रहा था। रक्त सिंहासन पर एक विशालकाय आकृति स्थिर खड़ी थी, केवल उसकी आंखें ही चौड़ी खुली हुई थीं, जिनमें भय और अनिच्छा के भाव झलक रहे थे। शिकायतों के साथ मरना। चटक चटक चटक। पत्थर का ढांचा टूटकर बिखर गया। पत्थर के खोल से एक दुबली पतली आकृति निकली, जैसे कोई टिड्डा अपनी त्वचा उतार रहा हो। उसका मजबूत शरीर सिकुड़ गया था, एक छड़ी की तरह पतला, उसकी आभा अत्यंत कमजोर हो गई थी। खांसी, खांसी, खांसी। उसे खांसी आई, खून के छींटे निकले और उसने बड़ी मुश्किल से अपना सिर उठाया, जिससे उसका चेहरा दिखाई दिया। वीर के अलावा और कौन हो सकता है? डेथ रे ग्रेनेड से निकलने वाला विकिरण जीवित कोशिकाओं को निशाना बना सकता है, जिससे उनकी सारी जीवन शक्ति नष्ट हो सकती है। वीर ने करीब पहुंचने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली और 4 डेथ रे ग्रेनेड विस्फोट किए, अंततः अपने आसपास के सभी जीवन को नष्ट कर दिया, जिससे उसे मृत्यु के जाल में फंसने के बाद पुनर्जन्म प्राप्त हुआ। लेकिन वह सहज महसूस नहीं कर रहा था। हालांकि स्टोन एम्ब्रियो ट्रांसफॉर्मेशन की क्षमता ने डेथ रे के अधिकांश प्रभाव को रोक दिया, फिर भी वह बुरी तरह घायल हो गया। उसके शरीर की मांसपेशियों की अधिकांश कोशिकाएं पूरी तरह से गल चुकी थीं और वह बेहद कमजोर हो गया था। अब तो शायद एक बच्चा भी उसे गिरा सकता है। विषहीन व्यक्ति सच्चा व्यक्ति नहीं होता। यदि किसी को आग से शाहबलूत निकालने हो तो उसे दूसरों के प्रति निर्दयी होना होगा और स्वयं के प्रति तो और भी अधिक निर्दयी होना होगा। वह लगभग खेलते खेलते अपनी जान गंवा बैठा, लेकिन सौभाग्यवश वीर धीरे धीरे चलकर आया और झेन वंश के राजा के हाथ से रक्त के रंग का गोलाकार आत्मा का क्रिस्टल उठा लिया। उसके अंदर एक छोटा सा रक्त के रंग का अजगर तैर रहा था, मानो जीवित हो। अंततः आत्मा का क्रिस्टल गोला उसके हाथों में था। अध्याय 284। हताश होकर भागने का प्रयास। ताली बजाओ। शांत वातावरण में तेज कदमों की एक श्रृंखला गूंज उठी। एथेना और बाकी तीनों अपने मूल स्थान पर लौट आए। उनकी आभा काफी कम हो गई थी और उनके चेहरे थकावट से भरे हुए थे। जैसे जैसे औषधि का प्रभाव कम होता गया, उनकी शेष शक्ति उनके सामान्य स्तर के 30 से 40% से भी कम रह गई। चारों ओर बिखरी लाशों को देखकर वे भयभीत हो गए। जब उन्होंने वीर को वहां कमजोर अवस्था में खड़ा देखा, उसका शरीर मानो गिरने ही वाला था, तो वे तुरंत उसकी ओर दौड़े। बूम! मिट्टी की परत फट गई। कीचड़ से 5 आकृतियां निकलीं। उनके चेहरे राख से लाल थे और उनकी मूल ऊर्जा बुरी तरह से क्षीण हो चुकी थी। वे कोई और नहीं बल्कि पवित्र शूरवीर दस्ता थे। उनमें से प्रत्येक के सामने एक पवित्र प्रकाश कवच था, जो उनके पूरे शरीर को ढके हुए था और मृत्यु किरण की घातक शक्ति का प्रतिरोध कर रहा था। हालांकि उनकी स्वयं की हालत ठीक नहीं थी। आत्मा का क्रिस्टल गोला मुझे सौंप दो और हम तुम्हें पूरी तरह से लाश बना देंगे, अन्यथा आज तुम सब मेरी पवित्र रोशनी में राख हो जाओगे। नाइट कैप्टन की निगाहें वीर के हाथ में मौजूद आत्मा के क्रिस्टल गोले पर टिकी थीं। उसका चेहरा भूत की तरह भयावह था। वीर के हाथों लगातार 2 बड़ी हार झेलने के बाद और इस बार उसके हाथों लगभग मौत के मुंह से बचने के बाद उसने वीर और उसके 4 साथियों को छोटे चोर कहना बंद कर दिया। इसके बजाय उसके शब्दों में निर्मम क्रूरता और खुलेआम हत्या का इरादा झलक रहा था। एथेना और बाकी तीनों रुक गईं और कुछ दूरी से उन 5 का सामना करने लगीं। वातावरण बेहद गंभीर और दमनकारी था। हे, व्यंग्य से भरी हंसी की एक श्रृंखला ने सन्नाटे को तोड़ दिया। वीर का शरीर पहले से ही अस्थिर था, लेकिन यह उसे पीछे हटने के लिए पर्याप्त नहीं था।
उसने डेथ रे ग्रेनेड को विस्फोटित करने में जरा भी संकोच नहीं किया और अंततः सफलता प्राप्त कर ली। उससे महज कुछ शब्दों में इसे सौंपने के लिए कहना, यह इतना आसान नहीं था। हमला करो, एथेना ने धीमी सी चीख निकाली। वह तुरंत उसके फैसले को समझ गई थी। अरेस और अन्य 2 लोगों ने तुरंत कार्रवाई की, क्योंकि उन्हें यह भी एहसास हो गया था कि इस समय कोई भी पक्ष पीछे नहीं हट सकता। वहां केवल एक ही आत्मा क्रिस्टल गोला था। जो भी हार मान लेता वो स्वतः ही बाहर हो जाता, कोई भी पीछे नहीं हटता। युद्ध देवता का भाला। गोल्डन क्रो डिसेंट। 3 पूंछों वाली राक्षसी ज्वाला। मानसिक प्रभाव विशाल भाले, अग्निपक्षी, राक्षसी ज्वालाएं, सुनहरा प्रकाश। उन चारों ने सहयोग के संबंध में पहले ही एक मौन समझौता कर लिया था। उनके हमले तुरंत हुए और उन्होंने पवित्र नाइट दस्ते को अपनी चपेट में ले लिया। पवित्र प्रकाश से सुरक्षा। एक गहरी गर्जना। होली नाइट स्क्वाड के 5 सदस्य एक साथ हडल्ड हो गए। पवित्र प्रकाश ने उनके पूरे शरीर को इस तरह घेर लिया जैसे उनके सिर पर एक सुनहरी घंटी ढकी हो। प्रकाश टिमटिमाया और उसके भीतर गिरने वाली ऊर्जा की किरणें तुरंत पिघल गईं और आकारहीन हो गईं। प्रकाश की तलवार की एक विशाल किरण सीधे आकाश में उठी, फिर अचानक भयंकर रूप से नीचे की ओर गिरी और एक क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। चारों आकृतियां तुरंत पीछे की ओर उड़ गईं। भीषण युद्ध में दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ था, लेकिन साधना और जीवन स्तर में भारी असमानता बनी रही। एक ही मुकाबले में वे चारों उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। लिंगमिंग स्टोन मन की जीन अंक जोड़े। गंभीर स्थिति को देखते हुए वीर ने निर्णायक रूप से अपना शेष जीन पॉइंट भी जोड़ दिया। लिंगमिंग स्टोन मन की जीन को 5 अंक से बढ़ाकर 6 अंक कर दिया गया है। जीन ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया, जिससे उसका शरीर तेजी से मजबूत होने लगा। उसके लगभग चकनाचूर और ढहते शरीर से गर्म धाराएं बहने लगीं, जिससे उसकी प्यासी त्वचा और रक्त को पोषण मिला और उसकी ताकत जल्दी ही वापस आ गई। वीर के शरीर से धीरे धीरे सारी थकान दूर हो गई। उसने आत्मदाह करने वाले डेथ रे ग्रेनेड को विस्फोटित करने का साहस लापरवाही के कारण नहीं किया था। स्टोन एम्ब्रियो ट्रांसफॉर्मेशन की क्षमता के अलावा, जो क्षति प्रतिरोध को अधिकतम कर सकती है, महत्वपूर्ण क्षणों में अंक जोड़ने से उसके शरीर की रिकवरी क्षमता में भी काफी वृद्धि हो सकती है, जिससे वह कमजोरी की अवधि को जल्दी से दूर कर सकता है। हालांकि उसे लगी चोटें अभी भी बहुत गंभीर थीं। एक असाधारण जीन पॉइंट की वृद्धि से उसके शरीर को केवल 60% तक ही ठीक होने में मदद मिली, वह पूरी तरह से ठीक नहीं हो सका। लेकिन ये काफी नहीं था। मेरे पास आओ, वीर दहाड़ा, और उसके हाथ में मौजूद लोहे की छड़ तेजी से लंबी हो गई, एक मोटे लोहे के खंभे में बदल गई जो नीचे गिर पड़ा, जिससे पवित्र प्रकाश तलवार अनियंत्रित रूप से कांपने लगी। एथेना और बाकी तीनों तेजी से करीब आ गए। भागने की कोशिश कर रहे हो। पवित्र शूरवीर दस्ता स्तब्ध और क्रोधित हो उठा। उनकी पंचकोणीय तारा आकृति प्रकाश से फट पड़ी, जिससे प्रकाश का एक विशाल स्तंभ बन गया जिसने गिरती हुई लोहे की छड़ का प्रतिरोध किया, और प्रकाश की तलवार ने भयंकर प्रहार किया। बहुत लंबा, बहुत लंबा, बहुत लंबा। वीर की दहाड़ जारी रही और लोहे की छड़ की कोई सीमा नहीं दिख रही थी। वह तेजी से फैलती गई और एक जोरदार धमाके के साथ पहाड़ की खाई को तोड़ती हुई आगे बढ़ी। जमीन हिल उठी और धड़ धड़ पत्थर गिरने लगे, जिससे अफरा तफरी मच गई। जाओ, वीर ने अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग करते हुए एथेना और अन्य तीनों को पकड़ लिया। तेजी से ऊपर की ओर उड़ते हुए शरीर से बाहर निकलकर हवा में उछला और फिर तेजी से भाग गया। बूम बूम बूम, आग की लपटें फूट पड़ी। होली नाइट स्क्वाड वास्तव में उनके ठीक पीछे चल रहा था। वे सभी लघु रोबोट पहने हुए थे। जाहिर है कि पिछली भारी हार के बाद उन्होंने सबक सीख लिया था। वे पहले से अधिक बुद्धिमान भी हो गए थे और उनमें से प्रत्येक एक लघु यंत्र से लैस था जो उन्हें उड़ने और जमीन में बिल खोदने की अनुमति देता था। दोनों समूह हवा में एक दूसरे का पीछा कर रहे थे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहां जा रहे हो? पवित्र शूरवीर दस्ते ने लगातार दहाड़ लगाई, दोनों हाथों में विशाल तलवारें लहराते हुए। उनके शरीर तेजी से चमक रहे थे क्योंकि उन्होंने तलवार की ऊर्जा की लकीरें छोड़ी जो हवा को चीरती हुई आगे बढ़ीं। तलवार का प्रत्येक प्रहार शून्य लोक को चीरता हुआ तीखी सीटी जैसी ध्वनि उत्पन्न करता था। वीर केवल बार बार चकमा दे सकता था, तलवार की रोशनी के बीच से रास्ता बनाते हुए। वूश वूश वूश, तीरों की बारिश होने लगी। ये लगातार अपना धनुष खींचता रहा और तीरों की बौछार करता रहा। आकाश में राक्षसी ज्वालाएं तीव्र गर्मी के साथ फैल रही थीं। खाकी काले मुक्कों में तब्दील हो गई जो हवा में प्रहार कर रही थीं। ये और बाकी तीनों ने जवाबी हमला शुरू कर दिया। पीछा करने और भागने के बीच एक हवाई लड़ाई छिड़ गई। देवदूत की तलवार।
पवित्र शूरवीर दस्ते ने निस्संदेह देवदूत पौराणिक मार्ग का अनुसरण किया था। महान साधक बनने के कारण उनकी पवित्र प्रकाश शक्ति असाधारण रूप से शक्तिशाली थी। प्रकाश के स्तंभ के भीतर मंद देवदूतों के मंत्रोच्चार सुनाई दे रहे थे, जो फैंगलिन दस्ते को पूरी तरह से दबा रहे थे। हालांकि उन्हें आत्मा का क्रिस्टल गोला मिल गया था, लेकिन जीवित रहने के लिए उनका हताश संघर्ष अभी शुरू ही हुआ प्रतीत होता था। फैंगलिन स्क्वाड तुरंत ही एक बेहद विकट परिस्थिति में फंस गया और स्थिति बेहद गंभीर थी। सफलता बस मुट्ठी में थी, लेकिन यह एक कदम एक अथाह खाई की तरह था। पवित्र शूरवीर दस्ता बढ़ती हुई उग्रता के साथ आगे बढ़ता गया, लगभग उन पर ही पहुंच गया था। मानो वे इन 5 घृणित छोटे चोरों को अपनी तलवारों के नीचे दुखद रूप से मरते हुए देख रहे हो। उनकी आंखें तेज और तलवारों की तरह भयावह थीं। मेरे पास एक योजना है। एथेना की आंखों में सुनहरी रोशनी चमक उठी। ये देखकर वह अचानक बोल पड़ी। क्या योजना है? आवाज में घबराहट थी। शक्ति के सीधे टकराव में हम बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकते। हमें प्रकृति की शक्ति उधार लेनी होगी। एथेना ने धीरे धीरे अपने विचारों को मन ही मन व्यक्त करते हुए कहा, हमें ऐसा करना ही होगा। टीम के 5 सदस्यों ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। मानसिक उथल पुथल। एथेना की आंखों से सुनहरी रोशनी फूट पड़ी और इच्छा शक्ति का एक हिंसक प्रवाह उमड़ पड़ा, जिससे पवित्र नाइट दस्ते की गतिविधियां लड़खड़ा गईं। वूश! वीर बादलों पर सवार होकर उन 5 को सीधे ऊंचे आकाश में ले गया। 3000 मीटर, 5000 मीटर, 10,000 मीटर। जल्द ही वे उच्च ऊंचाई पर चढ़ गए, जहां हवा पतली हो गई। बस बहुत हो गया। वीर अचानक स्थिर खड़ा हो गया, उसका चेहरा ठंडा पड़ गया और उसने नीचे से पीछा कर रही होली नाइट स्क्वाड को देखते हुए दोनों हाथ ऊपर उठा लिए। मन की शक्ति चारों दिशाओं में फैल गई, जिससे हवाएं तेज हो गईं और बादल घिर आए। चारों ओर से अनंत जल वाष्प एकत्रित होकर बादलों का एक निरंतर विस्तार बन गया, जिसने सूर्य के प्रकाश को घेर लिया। ये तेजी से 40 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैल गया। तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह बच निकलोगे? तुम बहुत ही सरल सोच रहे हो, नाइट कैप्टन ने व्यंग्य करते हुए कहा। मुझे अपनी सारी पवित्र प्रकाश शक्ति दे दो। हाँ, शेष 4 पवित्र योद्धाओं ने दहाड़ लगाई और पवित्र प्रकाश पानी की तरह बहता हुआ उसके शरीर पर केंद्रित हो गया। 500 मीटर से अधिक लंबी एक प्रकाशमय तलवार आकाश से नीचे की ओर आई, बादलों और कोहरे को चीरते हुए उन्हें 2 हिस्सों में बांट दिया और एक रास्ता खोल दिया। पवित्र शूरवीर दस्ता अपना पीछा जारी रखने ही वाला था। अचानक हल्की सी हंसी सुनाई दी। धन्यवाद। क्या? नाइट कैप्टन को सहज रूप से एक अनहोनी का आभास हुआ। अगले ही क्षण एक अग्निपक्षी हवा में प्रकट हुआ, एक बादल में समा गया, उसे लगातार झुलसाता हुआ उसका तापमान बढ़ाता गया। इसी बीच एक ठंडी हवा दूसरे बादल में घुस गई, जिससे जल वाष्प बर्फ के क्रिस्टल में जम गया। ये और शिवांगी दोनों ने अपनी चाल चल दी थी। वीर के चेहरे पर संघर्ष के भाव थे, क्योंकि वह 2 बादलों को आपस में टकराने के लिए नियंत्रित कर रहा था। एक बादल गर्म था, दूसरा ठंडा। हवा की धाराएं टकराईं और तुरंत ही तेज बिजली की रोशनी और गरजती हुई बिजली की गड़गड़ाहट फैल गई। जहां हवा और बादल इकट्ठा होते हैं, वहीं गरज पैदा होती है। बादल गरज रहे थे, काले और घुटन भरे। बिजली चमक रही थी। दृश्य भयावह लग रहा था। अच्छा नहीं, नाइट कैप्टन पीछे हटने ही वाला था। अगले ही पल वीर की मांसपेशियां फूल गईं। अदम्य प्रयास से, मानो 2 विशाल पहाड़ों को घसीट रहा हो, उसने अचानक जोर लगाया। काले बादलों ने पहले ही पवित्र नाइट दस्ते को घेर लिया था। विस्फोट! वीर ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और गरजते बादल एक जोरदार आवाज के साथ फट पड़े। अंतहीन बिजली ने विरोधियों को पूरी तरह से डुबो दिया। उन 5 की संयुक्त शक्ति से उन्होंने पूरी तरह से युद्ध का रुख पलट दिया। प्रकृति की शक्ति का उपयोग करते हुए उसने एक भयंकर वर्षा को अंजाम दिया। चलो! वीर ने जरा भी संकोच नहीं दिखाया। बादलों पर सवार होकर वह तेजी से अपनी टीम के 4 सदस्यों को लेकर रवाना हो गया। उनके हृदय में असीम थकान और कमजोरी का भाव उमड़ रहा था, लेकिन विजय की प्राप्ति की खुशी ने सब कुछ पीछे छोड़ दिया। उन्होंने एक दूसरे को बधाई दी और उनकी हार्दिक हंसी हवा में गूंजती रही, जो काफी देर तक बनी रही। आपकी जीत पर बधाई, शुभकामनाएं। आपको भी, आपको भी। हाँ 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 हाँ। अध्याय 285 खेल में सफलता प्राप्त करना। दूसरा अपडेट। परीक्षा केंद्र 089 से भव्य परीक्षा के दूसरे दौर में पहुंचने वाली टीम सौर मंडल की फैंगलिन टीम है, जिसमें 5 सदस्य हैं: वीर, एथेना, अरेस, यी और शिवांगी। एक यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक आवाज गूंजी। बहुत कम तालियां बजीं। थके हारे बचे हुए कई टीम सदस्यों ने अखाड़े में खड़े 5 लोगों को देखा।
उनके चेहरे आश्चर्य और विस्मय से भरे हुए थे। सौर मंडल जैसे पिछड़े क्षेत्र से आने वाली फैंगलिन टीम, जिसमें केवल 5 सदस्य थे जिनकी शक्ति केवल कुलीन साधक स्तर की थी और एक भी महान साधक नहीं था, कई लालची परीक्षार्थी टीमों के बीच अपनी अलग पहचान बनाने में कैसे कामयाब रही। ये जानना जरूरी है कि होली नाइट स्क्वाड जैसी महाशक्तिशाली टीम भी सफल होने में नाकाम रही। बाघ के मुंह से खाना छीनना, क्या ये खतरनाक था? क्या इन 5 लोगों के पास कुछ विशेष तरीके थे? ये बची हुई टीमें होली नाइट स्क्वाड द्वारा पूरी तरह से नष्ट कर दी गई थीं, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से इसकी शक्ति से परिचित थीं। जैसे जैसे उन्हें इसके बारे में अधिक पता चलता गया, उनकी जिज्ञासा बढ़ती गई। होली नाइट स्क्वाड के 5 सदस्य एक तरफ खड़े थे। बिजली गिरने से उनके शरीर काले पड़ गए थे, उनके चेहरे कोयले से भी ज्यादा काले थे। वे अपनी ताकत की वजह से नहीं हारे, बल्कि इसलिए हारे क्योंकि वे खुद के प्रति पर्याप्त रूप से निर्दयी नहीं थे। अपनी ताकत के बल पर वे बहुत पहले ही झेंग जाति के ठिकाने में घुसपैठ करके आत्मा क्रिस्टल गोले को छीन सकते थे, लेकिन सावधानी बरतते हुए वे अन्य टीमों को रास्ते से हटाना चाहते थे और पूरी तैयारी करना चाहते थे। इस प्रकार उन्होंने ये अवसर खो दिया। उन्हें ये भी उम्मीद नहीं थी कि फैंगलिन दस्ते इतने निर्दयी होंगे, जो केवल कुलीन स्तर की साधना शक्ति और थोड़ी सी तैयारी के साथ जैन कबीले के राजा की हत्या कर देंगे, मानो वे मौत को दावत दे रहे हों। जैसे जैसे उन्हें ये बात समझ में आती गई, होली नाइट स्क्वाड के 5 सदस्य उतने ही अनिच्छुक होते गए। जल्दी जश्न मत मनाओ, हम वापस आएंगे। अंतरिक्षीय आक्रमण और रक्षा युद्ध के दूसरे दौर में प्रार्थना करो कि तुम्हारा सामना हमसे न हो। उस समय मैं तुम्हें असली खौफ का एहसास कराऊंगा, नाइट कैप्टन ने व्यंग्य किया, फिर मुड़कर अपने 4 साथियों के साथ चला गया। एक पराजित सेनापति वीरता की बात कैसे कर सकता है? वीर ठंडी निगाहों से देखता रहा और कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हालांकि होली नाइट स्क्वाड हार गया, फिर भी उसने दूसरा स्थान हासिल किया और अंतरतारकीय लैंडिंग युद्ध में पुनः भाग लेने का अवसर प्राप्त किया। उनके लिए भव्य परीक्षा के दूसरे दौर में पहुंचना मुश्किल नहीं था, लेकिन हार तो हार ही होती है। अगर वे भव्य परीक्षा के दूसरे दौर में भी मिलते तो क्या इन लोगों को अब भी लगता कि उनकी टीम में पहले जैसी ताकत बची है? पर्याप्त संवर्धन संसाधनों के साथ वीर जानता था कि उसकी टीम लगातार तेजी से सफलताएं प्राप्त कर रही है। उन्होंने इस मामूली धमकी को गंभीरता से नहीं लिया। अगर वे सचमुच मिलते तो वे अपने कौशल से ही इसका फैसला कर लेते, शब्दों को क्यों बर्बाद करें। अद्भुत, आपकी टीम ने पहले ही प्रयास में इतनी शानदार सफलता हासिल की। इस समय मुख्य परीक्षक ने भी उनकी जमकर प्रशंसा करते हुए कहा, फैंगलिन स्क्वाड, आपने परीक्षा का पहला चरण पास कर लिया है। अब आपके पास दूसरे चरण की भव्य परीक्षा के लिए अच्छी तरह तैयारी करने के लिए 20 दिन है। परीक्षा के लिए आधिकारिक साधना संसाधन अब आपके लिए असीमित रूप से उपलब्ध होंगे, आप जितना चाहें उतना उपयोग कर सकते हैं। अच्छी तरह तैयारी करें, क्योंकि आपको ये जानना चाहिए कि भव्य परीक्षा का दूसरा चरण आपकी कल्पना से कहीं अधिक कठिन होगा। इसका तो ये भी फायदा है। आश्चर्य से उबरने के बाद वीर सोचने लगा, क्या परीक्षा के पहले दौर में उत्तीर्ण होने के बाद उन्हें वास्तव में संभावित उम्मीदवार माना जाता था? अंतरिक्षीय मानव प्रतिभा चयन में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। अंतरिक्ष यान एक वर्महोल से गुजरते हुए रवाना हुआ और बचे हुए कई परीक्षार्थियों को तारा में आकाश पिरामिड में वापस ले गया। जो बाहर हो गए थे वे धीरे धीरे चले गए, जबकि सफल हुए अगले भव्य परीक्षा के आने की प्रतीक्षा करने लगे। अपने आवास में लौटने के बाद फैंगलिन दस्ते के 5 सदस्य तुरंत अलग नहीं हुए, बल्कि आगे की योजनाओं पर चर्चा करने लगे। सब लोग, हमने भव्य परीक्षा का पहला चरण एक ही बार में पास कर लिया है। हमें अगले 20 दिनों में अच्छी तैयारी करनी होगी, नहीं तो हमारी टीम की मौजूदा ताकत के साथ आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होगा। वीर ने सबसे पहले बोलना शुरू किया। एथेना और बाकी चारों ने सिर हिलाया, लेकिन उनके चेहरों पर कुछ कठिनाई झलक रही थी। 20 दिन तो अभी भी बहुत कम है। हम सब घायल हैं। ठीक होने के बाद हम केवल थोड़ी सी ऊर्जा बढ़ा पाएंगे और शायद कोई गुणात्मक बदलाव लाना मुश्किल होगा, यी ने गहरी आवाज में कहा। यह जरूरी नहीं कि सच हो। वीर ने धीरे से अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। क्या आपके पास कोई सुझाव है? एथेना ने उत्सुकता से पूछा। क्या आपको ये जानने की उत्सुकता नहीं है कि मुझे पौराणिक कथाओं का इतना ज्ञान कैसे है? अब मैं आपको बता सकता हूँ, वीर ने शांत भाव से कहा। ये और शिवांगी के शरीर कांप उठे और उन्होंने सहज रूप से एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें वीर द्वारा उनसे किया गया पिछला वादा याद आ गया। एथेना के चेहरे के भाव भी बदल गए, वह बहुत रुचि दिखा रही थी। मैं एक रहस्यमय साधना समाज का सदस्य हूँ।
इसके संस्थापक एक रहस्यमय साधना गुरु दाओ पूर्वज प्रखर हैं, जिन्होंने पौराणिक साधना में अत्यंत उच्च कोटि की उपलब्धियां प्राप्त की हैं। जब तक आप उनके द्वारा सौंपे गए कार्यों को पूरा कर लेते हैं, तब तक आप कोई भी बहुमूल्य पौराणिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। भव्य परीक्षा के पहले दौर के अनुभव के बाद वीर ने चारों टीम सदस्यों की क्षमता और हृदय स्वभाव को स्पष्ट रूप से देखा और उन्हें औपचारिक रूप से मिथजीन सोसाइटी के सदस्य के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया। हालांकि ये चारों अभी मजबूत नहीं थे, लेकिन अगर वे विकसित हो सकते तो उनमें अंतरतार्कीय क्षेत्र के शीर्ष विशेषज्ञ बनने की क्षमता थी, जो मिथजीन सोसाइटी के विस्तार में बहुत मददगार साबित होगा। क्या आपको पौराणिक कथाओं का कोई ज्ञान है? क्या आप दाव के पूर्वज प्रखर के बारे में जानते हैं? कितना बड़ा दावा, कितना बड़ा नाम! एथेना की चारों शिष्याएं गहन चिंतन में डूब गईं। क्या आपको पौराणिक कथाओं का कोई ज्ञान है? क्या इसमें चुड़ैल जाति की विरासत भी शामिल है? यी ने सबसे पहले पूछा, उसकी आंखों में उत्सुकता और उत्साह भरा हुआ था। हाँ, वीर ने अपने पौराणिक ज्ञान और जीन समीकरण के अस्तित्व के कारण आश्वस्त होकर सिर हिलाया। क्या आप ग्रीक पौराणिक कथाओं के बारे में भी जानते हैं? सभी पौराणिक प्रणालियों के बारे में? एथेना को थोड़ा अविश्वास हुआ। बिल्कुल, वीर मुस्कुराया। दाव पूर्वज प्रखर, ये कौन सी महान शक्ति थी? इंटरस्टेलर ने कभी ऐसे वरिष्ठ व्यक्ति के बारे में नहीं सुना था। वे लगातार अटकलें लगाते रहे। वीर हमेशा बिना बोले मुस्कुराता रहता था। चाहे ये लोग कितना भी दिमाग खपा लें, वे यह अंदाजा नहीं लगा पाए कि यह सिर्फ एक छद्म नाम था जिसका इस्तेमाल वह अपने रहस्यों को छिपाने के लिए करता था। इन लोगों को हिचकिचाते देख उसने आग में घी डालते हुए कहा, मिथजीन सोसाइटी में प्रवेश करना इतना आसान नहीं है। मैं आपको केवल अस्थायी सदस्य बनने की सलाह दे सकता हूँ। इसमें वास्तव में प्रवेश करने के लिए आपको दाव पूर्वज प्रखर की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। आभासी ब्रह्मांड में स्थित एक आभासी साधना समाज की ऐसी सख्त आवश्यकताएं थी। एथेना और बाकी चार लोगों को भी इसमें दिलचस्पी हो गई। इतने लंबे समय से साथ रहने के कारण वे ये भी जानते थे कि वीर लापरवाही से बोलने वाला व्यक्ति नहीं था। यदि वे सचमुच बहुमूल्य पौराणिक ज्ञान प्राप्त कर लेते तो यह उनके लिए बहुत बड़ा लाभ होता। भले ही यह नकली था, ये केवल एक आभासी साधना समाज था जिसमें वास्तविक रूप से कोई खास बंधनकारी शक्ति नहीं थी। हम अंदर कैसे जाएंगे? एथेना ने वह सवाल पूछा जो उन चारों के लिए चिंता का विषय था। इसके लिए एक आंतरिक सदस्य की सिफारिश आवश्यक है। मुझे अपनी वर्चुअल यूनिवर्स आईडी बताएं, और जब आप इसे दर्ज करेंगे तो मैं आपको मिथजीन सोसाइटी में प्रवेश करने के लिए टोकन दूंगा। इस टोकन के बिना आप मिथजीन सोसाइटी का पता नहीं ढूंढ पाएंगे। वीर ने शांत भाव से कहा, उसमें कोई असामान्यता नहीं दिखी। यह इतना रहस्यमय था कि यह और भी दिलचस्प होता जा रहा था। एथेना और बाकी चार ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें अचानक यह आभास हुआ कि इस मिथजीन सोसाइटी से उन्हें अकल्पनीय पुरस्कार मिल सकते हैं। उन्होंने अपनी अपनी वर्चुअल आईडी बताई। इसके तुरंत बाद टीम के पांचों सदस्यों ने विदाई ली और शारीरिक शक्ति को पुनः प्राप्त करने और आभासी ब्रह्मांड में प्रवेश करने के अवसर का लाभ उठाते हुए वहां से चले गए ताकि वे बुलावा आने का इंतजार कर सकें। वीर ने उनके विदा होते हुए चेहरों पर एक रहस्यमयी मुस्कान देखी। उसके होठों के कोने पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभर आई। आश्चर्यजनक रूप से उसने तुरंत साधना नहीं की। इसके बजाय हाथ के इशारे से उसने वह रसायन भट्टी निकाल ली जिसे उसने पहले ही सफलतापूर्वक परिष्कृत कर लिया था, जिससे उसके वजन से जमीन कांप उठी। अब वह एक सर्वोत्कृष्ट साधक बन चुका था और आकाश पृथ्वी की ऊर्जा में होने वाले परिवर्तनों को नियंत्रित करने में सक्षम था। प्राचीन दान शोधन तकनीक उसके लिए कोई बाधा नहीं थी। यदि वह भव्य परीक्षा के दूसरे दौर में और अधिक प्रगति करना चाहता था तो केवल कठिन साधना करना व्यर्थ होगा। रसायन शास्त्र में महारत हासिल करने से वह महज 20 दिनों के भीतर तेजी से प्रगति कर सकता था। अध्याय 286 रसायन विद्या सीखना। आकाश और पृथ्वी रसायन शास्त्र की भट्टी है और सृष्टि कारीगर है। यिन और यांग कोयला है और सभी वस्तुएं तांबा है। ये चार अक्षरों वाले सच्चे मंत्र ही होनलू रसायन शास्त्र की तकनीक है। यह मंगल ग्रह से प्राप्त प्राचीन वीर विरासत थी जो होनलू अमर संप्रदाय की मूलभूत साधना पद्धति है। लेगेसी रिकॉर्ड्स के अनुसार डैन रिफाइनिंग तकनीक में महारत हासिल करने के लिए व्यक्ति के पास अत्यंत मजबूत मानसिक हेरफेर करने की क्षमता होनी चाहिए, जो औषधीय गुणों को एकीकृत करने के लिए विभिन्न ऊर्जाओं में होने वाले सबसे सूक्ष्म परिवर्तनों को समझने में सक्षम हो। ये शर्त अत्यंत सख्त थी। अगर यह पुराना वीर होता तो वह इसे पूरी तरह से महारत हासिल करने में असमर्थ होता।
उसने केवल जीन पोषण तकनीक के साथ कुछ सतीदान शोधन तकनीक का ज्ञान मिलाकर एक क्रिस्टलीकृत औषधि शोधन तकनीक बनाई थी जिसका सेवन आम लोग कर सकते थे। हालांकि अंतरतार्कीय साधक स्तर पर औषधीय शक्ति को संपीड़ित करने की यह विधि अब उपयोगी नहीं रह गई थी। केवल अधिक उन्नत जीन औषधि या प्राचीन रहस्यमय पूर्वी दान शोधन तकनीकें ही प्रभावी होंगी। हालांकि वीर को दान शोधन तकनीक की विरासत प्राप्त हो गई थी, लेकिन वह इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाया था। क्योंकि उसमें मौजूद जानकारी बहुत विशाल थी, इसलिए उसका अधिकांश भाग उसके दिमाग में सील कर दिया गया था और संबंधित क्षेत्र में पहुंचने पर ही उसे समझा जा सकता था। उसे बुनियादी बातों से शुरुआत करनी पड़ी और धीरे धीरे सुधार करना पड़ा। दान रिफाइनिंग तकनीक में महारत हासिल करने के लिए सबसे पहले दान रिफाइनिंग हैंड सील से परिचित होना आवश्यक है। ये औषधि भट्टी के खुलने और बंद होने को नियंत्रित करने की विधि थी, जिसमें विभिन्न ऊर्जाओं में हेरफेर करने और औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने के लिए दान शोधन हस्त मुहरों का उपयोग किया जाता था। वीर जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया और होंगलू कीमिया तकनीक की विधि के अनुसार मुहरें बनाने लगा। उसकी 10 उंगलियां हवा में तितलियों की तरह नाच रही थीं, जैसे फूल आपस में उड़ रही हो। सुंदर हस्त मुद्राएं बना रही थीं और उसकी उंगलियों के सिरे विभिन्न ऊर्जाओं को एक साथ ला रहे थे। 9 रिवोल्यूशंस फायर कंट्रोल सील। वीर के हाथ कमल के फूलों की तरह खिल उठे। उसकी 10 उंगलियां ऐसे हिल रही थीं मानो ज्वालाएं उठ रही हों। प्रचंड ऊर्जा तेजी से एकत्रित हुई, जिससे आग का एक गोला बन गया जो हवा में तैरता रहा और लगातार जलता रहा। वीर ने मुहर का निर्माण किया और उसमें लगातार बदलाव करता रहा। लौ में भी कई परिवर्तन हुए। सील ने हाथ घुमाते ही लौ का रंग बदल दिया, लाल से पीला, फिर नीला और अंत में हल्का सफेद हो गया। रंग में परिवर्तन तापमान में तेजी से वृद्धि का संकेत था। प्रत्येक चक्कर और रंग परिवर्तन के साथ लौ का रूप भी अनेक रूपों में परिवर्तित हुआ, कभी अजगर की तरह पतला, कभी पानी की तरह बहता हुआ, कभी उल्कापिंड की तरह विशाल, कभी जाल की तरह घना। 9 घुमावदार जल नियंत्रण कला। वीर की हस्त मुद्रा फिर से बदल गई। उसकी मानसिक शक्ति एक अदृश्य महीन जाल की तरह फैल गई। हवा से जलवाष्प के अणुओं को पकड़ लिया और उन्हें तेजी से उसकी हथेली में एकत्रित कर लिया। पानी तेजी से घूमने लगा और एक भंवर बन गया। उसके हाथ की मुहरें लगातार हिलती रहीं। पानी के अणु और अधिक सघन रूप से संयोजित होते गए। अंततः ठंडी हवा के झोंके निकले, बर्फ में संघनित हुए और हवा में एक घूमते हुए बर्फ के फूल में परिवर्तित हो गए, जो क्रिस्टलीय और पारदर्शी था और प्रकाश विकीर्ण कर रहा था। जल और अग्नि द्वारा सह परिष्करण दान शोधन तकनीक का आधार है। औषधीय अवयवों को शुद्ध करने के लिए अग्नि का उपयोग, फिर अशुद्धियों को निकालने के लिए जल का उपयोग। जल और अग्नि का संयोजन 2 बिल्कुल विपरीत ऊर्जाओं का उपयोग करके औषधीय पदार्थों को शुद्ध करता है, जिससे गुणात्मक परिवर्तन होता है। लेकिन ये केवल सबसे सामान्य विधियां हैं। औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने में कई गूढ़ तकनीकें भी शामिल हैं, जो अधिक मूल्यवान औषधीय गोलियों के लिए आवश्यक हैं। 9 स्वर्गों की वज्र नियंत्रण विधि। वीर ने अपने हाथों को आपस में जोड़ा। उसकी उंगलियां कीमती तलवारों की तरह आकाश को भेदती हुई ऊंची उठी हुई थीं, मानो स्वर्ग और पृथ्वी को अलग करने के लिए तैयार हों। बूम! बिजली गरजी और भीषण शक्ति से प्रहार करते हुए उसकी अपार शक्ति ने सभी अशुद्धियों को धूल में मिला दिया, उन्हें शून्यता में बिखेर दिया। 3 स्वादों वाली दिव्य पवन विधि। वूश! यिन हवा के झोंके चले। ये हवा साधारण नहीं थी, ये हड्डियों को पिघलाने और धातु को गलाने में सक्षम थी। कोई भी चीज इसकी शक्ति का सामना नहीं कर सकती थी। पंचतत्व पारस्परिक उत्पत्ति और प्रतिबंध तकनीक। उनकी 5 उंगलियां 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती थीं, जो धातु, लकड़ी, जल, अग्नि और पृथ्वी की ऊर्जाओं को नियंत्रित करती थीं, जिससे पारस्परिक सृजन और प्रतिबंध का एक चक्र बनता था। औषधीय गुणों का संयोजन होता था और वे एक में संघनित हो जाते थे। ... विभिन्न प्रकार की हस्त मुद्राएं ऊर्जा को नियंत्रित करने वाली, जिनमें से प्रत्येक का अपना एक गहरा रहस्य है। वीर ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि दान शोधन तकनीक के ये हस्त चिन्ह केवल ऊर्जा में हेरफेर करने जितने सरल नहीं थे, इनमें ऊर्जा के सार का उपयोग शामिल था। जैसे जैसे वह लगातार हस्त मुद्राओं का अभ्यास करता रहा, वह उनमें लीन होता गया, ऊर्जा के सार पर अपनी पकड़ को गहराता हुआ महसूस करने लगा, जो मूल रूप से साधना का एक रूप था। आनुवंशिक क्षमता जोड़ 0.6 जोड़ 0.6 जोड़ 0.6। उसकी क्षमता में हुई तीव्र वृद्धि ने एक बात साबित कर दी। जीन पोषण के प्रभावों को अलग रखते हुए ये वीर की पूर्ण प्रयास वाली साधना की गति से भी तेज थी। इस रहस्य को जानने के बाद वीर ने जरा भी संकोच नहीं किया।
उसने एक एक करके विभिन्न जीन पोषण निकाले, जैसे कि ट्रांसेंडेंट होली वाटर, उन्हें पी लिया और डैन रिफाइनिंग हैंड सील सीखने में खुद को समर्पित कर दिया। आनुवंशिक क्षमता जोड़ 2.1 जोड़ 2.1 जोड़ 2.1 दान पुनर्तः एकीकृत था, ब्रह्मांड की असंख्य घटनाओं की तरह, जिसमें सृष्टि समाहित थी और साथ ही गुप्त रूप से अनंत दाव के अनुरूप थी। दान शोधन तकनीक सीखना मूलतः साधना का एक गहन रूप था। वीर की आनुवंशिक क्षमता तेजी से बढ़ी और जल्द ही उससे एक और उत्कृष्ट जीन पॉइंट प्राप्त हो गया। लेकिन सबसे बड़ा लाभ डैन रिफाइनिंग हैंड सील्स में प्रारंभिक महारत हासिल करना था, जिससे वह कीमियागरी का प्रयास कर सका। इकट्ठा करो। वीर ने भट्टी को बंद करने की मुहर बनाई और दूर स्थित विशालकाय रसायन भट्टी की ओर इशारा किया। रसायन शास्त्र की भट्टी चुपचाप हवा में तैरने लगी, तेजी से घूमने लगी और बिना आवाज किए सिकुड़ती चली गई जब तक कि वह हथेली के आकार की एक छोटी गोली बनाने वाली भट्टी में तब्दील नहीं हो गई और उसके हाथ में आ गिरी। वह मुस्कुराया, यह महसूस करते हुए कि उसने अपनी औषधि भट्टी को और भी परिष्कृत कर लिया है। अब वह अपनी इच्छा से इसके आकार को नियंत्रित कर सकता था, इसलिए रसायन विद्या स्वाभाविक रूप से कोई समस्या नहीं थी। सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने उम्मीद की थी। तो उसे अगली बार किस प्रकार की औषधीय गोली विकसित करने का विकल्प चुनना चाहिए? होंडमैन क्रिएशन पिल। वीर को सहज रूप से उस चमत्कारी औषधीय गोली का ख्याल आया जो जीवन का स्रोत प्रतीत होती थी, लेकिन तर्क ने उसे इस अवास्तविक विचार को त्यागने के लिए मजबूर कर दिया। जीवनदायी औषधि जीवन सृजन की विधि के समान थी, जिसकी वह अभी लालसा भी नहीं कर सकता था। देवताओं और राक्षसों के इस क्षेत्र में जल्दबाजी में प्रवेश करना उसके लिए असहनीय होगा, क्योंकि वह वर्तमान में केवल एक उच्च कोटि का साधक था। ये तो सीधे सीधे मृत्यु को दावत देना होगा। असीमित गोली। ये किसी के शरीर को असीमित शारीरिक क्षमता में बदल सकता है, जिसमें सभी मौलिक ऊर्जाओं के प्रति अनुकूलनशीलता होती है। औषधीय गोली अच्छी थी, लेकिन इसे पूरी तरह से परिष्कृत करने के लिए भट्टी को खोलने से पहले पूरे 39 दिन लगे, और इसका असर दिखने के लिए इसे 3 साल तक रोजाना सेवन करना आवश्यक था। न तो समय और न ही इसकी प्रभावशीलता वीर की वर्तमान स्थिति के अनुकूल थी। अविनाशी अग्नि गोली। प्रचंड अग्नि की शक्ति साधक के शरीर को मजबूत बनाती है, जिससे वह अविनाशी हो जाता है, अग्नि से भयभीत नहीं होता और स्वतंत्र रूप से गति करने में सक्षम होता है। प्रत्येक गोली के सेवन से 10 दिनों तक कमजोरी रहेगी। इसके दुष्प्रभाव बहुत गंभीर थे, बिल्कुल अस्वीकार्य थे। रूप बदलने वाली गोली। इस गोली की मदद से व्यक्ति अपनी इच्छानुसार अपना आकार बदल सकता था, जिससे नकली चीजों को असली से अलग पहचानना मुश्किल हो जाता था। मैंने लिंगमिंग स्टोन मंकी जीन को जागृत कर लिया है, जिससे मुझे स्वाभाविक रूप से रूप बदलने की क्षमता प्राप्त हुई है। ये गोली मेरे लिए चिकन रिब की तरह है, इसके बिना ही बेहतर है। वीर लगातार विभिन्न औषधीय गोलियों के बारे में जानकारी खोजता रहा, बार बार उन्हें छानता रहा, और अंत में उसने अपने विचारों को एक साधारण सी दिखने वाली औषधीय गोली पर केंद्रित कर दिया। अस्थि मज्जा शुद्धिकरण गोली। यह एक बुनियादी औषधीय गोली है जो सार और मज्जा को शुद्ध करती है, मानव शरीर को मजबूत बनाती है, नींव को मजबूत कर सकती है और जीवन शक्ति को विकसित कर सकती है, और साधना की गति को दोगुना कर देती है। ये देखने में तो एक साधारण सी औषधीय गोली लग रही थी, लेकिन इसके प्रभाव सबसे शक्तिशाली थे, जो साधना में सहायता करते थे। खेती ही आधार थी। इसके अलावा ये गोली कोई दुर्लभ वस्तु नहीं थी, इसे बनाने की प्रक्रिया अधिक कठिन नहीं थी, और इसके लिए आवश्यक सामग्री आसानी से मिल जाती थी, जिससे यह एक नवागंतुक के लिए अभ्यास करने के लिए सबसे उपयुक्त थी। जो चीज अपने लिए सबसे उपयुक्त हो, वही सबसे अच्छी है। वीर इस स्तर तक साधना कर चुका है, इसलिए वह इस सिद्धांत को समझने में असफल नहीं होगा। एक बार जब उसने अपना चुनाव कर लिया, तो उसने इसकी पुष्टि कर दी। उसने अपनी पहचान चिप पर बार बार क्लिक किया। परीक्षा अधिकारियों ने पहले ही उसके लिए कई दुर्लभ साधना संसाधनों को पूरी तरह से उपलब्ध करा दिया था, जिससे उसे स्वतंत्र रूप से चुनने की अनुमति मिल गई थी। ड्रैगन लीफ ग्रास, मिस्टीरियस इन वाटर, लाइफ एक्सटेंडिंग पेस्ट। जैसे ही उसने अपनी पसंद का चुनाव किया, बुद्धिमान रोबोटों द्वारा उसके कमरे में साधना संसाधनों का एक ढेर जल्द ही पहुंचा दिया गया। वीर ने तुरंत काम शुरू करने की जल्दी नहीं की, इसके बजाय वह पालथी मारकर आंखें बंद करके बैठ गया, आराम कर रहा था और अपनी सांसों को नियमित कर रहा था। 3 घंटे से अधिक समय बीतने के बाद उसकी सारी ऊर्जा पूरी तरह से पुनः प्राप्त हो गई। फिर वह उछलकर खड़ा हुआ और तुरंत काम पर लग गया। दवा बनाने वाली भट्टी से आग की एक लपट निकली। भट्टी खोलो, कीमियागरी। अब तो बस शुरुआत ही हुई थी। अध्याय 287-81 सुधार, दूसरा अद्यतन।
जल्दबाजी गलत है। रसायन विद्या एक अविश्वसनीय रूप से जटिल कौशल है, एक छोटी सी गलती भी विफलता का कारण बन सकती है, या इससे भी बदतर औषधि भट्टी का विनाश और यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है। जैसे जैसे वह अंत के करीब पहुंचता गया, वीर शांत होता गया और उसका मन स्थिर होता गया। जब उनका मन दर्पण की तरह बिल्कुल स्थिर हो गया, बिना किसी हलचल के, तभी उन्होंने वास्तव में कार्य करना शुरू किया। भट्टी चालू करो। वीर ने उंगली उठाए और उसकी उंगली की नोक से एक बैंगनी रंग का मंगल ग्रह निकला। यह एक धुंधली रोशनी की तरह दिख रहा था, लेकिन इसमें अत्यधिक गर्म ऊर्जा समाहित थी। जैसे ही यह गोली भट्टी में गिरा, ये तुरंत प्रज्वलित हो गया और भयंकर आग में तब्दील हो गया। भट्टी खोलो। उसने भट्टी के ढांचे पर अपनी हथेली से एक जोरदार प्रहार किया और एक धमाके के साथ ढक्कन उड़ गया। ड्रैगन लीफ ग्रास। 10 प्रकार की अनोखी घासें, जिनकी पत्तियां शल्कों जैसी थीं और जिनका आकार अजगर के सिर और पूंछ जैसा था, उसमें डाल दी गईं। वे शीघ्र ही सूक्ष्म कणों में परिवर्तित हो गईं, जिससे केवल हरे रंग के तरल कणों का एक गुच्छा ही शेष रह गया। रहस्यमय यीन जल। वीर की इच्छाशक्ति से 100 मिलीलीटर रहस्यमय यीन जल हवा में फैल गया और एक जल तीर में परिवर्तित होकर तरल बूंदों में जा गिरा। यह तेजी से फैलकर बर्फ के क्रिस्टलों के एक समूह में जम गया। चिलचिलाती लपटों के बीच भी यह जरा भी नहीं पिघला और बर्फीली ठंडक उत्सर्जित करता रहा। उसने झटपट हाथ की मुद्राएं बनाईं और लपटें धमाके के साथ फट पड़ी, नीली लपटों में बदल गईं जो सब कुछ भस्म कर सकती थीं। रहस्यमय बर्फ अंततः धीरे धीरे पिघलने लगी और हरे काले रंग के तरल पदार्थ के एक गुच्छे में तब्दील हो गई। जीवन बढ़ाने वाला पेस्ट। एक पेस्ट जैसा पदार्थ ज्वालाओं में प्रवेश कर गया और तरल पदार्थ के साथ मिलकर एक जेलेटिन जैसा द्रव्यमान बना लिया, जिससे एक प्रबल जीवन शक्ति का संचार हो रहा था। जीवन विस्तारक पेस्ट एक दुर्लभ ब्रह्मांडीय चमत्कार है, जो 10,000 वर्ष पुराने जेड पत्थर पर बना एक पेस्ट जैसा पदार्थ है, जिसमें आध्यात्मिक ऊर्जा समाहित है। ये जीवन शक्ति को बढ़ाने वाली एक दुर्लभ वस्तु है, यहाँ तक कि एक मरणासन व्यक्ति भी इसका उपयोग करके अपने जीवन को पूरे एक दिन के लिए बढ़ा सकता है, जिससे वह अपने सभी कार्यों को निपटा सके। इस वस्तु को जोड़ने के बाद अस्थि मज्जा शुद्धिकरण गोली का आकार प्रारंभिक रूप से बन गया, जिससे एक विचित्र सुगंध सूक्ष्म रूप से निकलने लगी, जिसे सूंघने पर लोगों का रक्त खौल उठता था और उनके शरीर बेचैन हो जाते थे, जो पहले से ही इसके प्रारंभिक औषधीय प्रभावों को दर्शा रहा था। लेकिन यह अभी तक सफल नहीं हुआ था। ये जानना आवश्यक है कि एक सच्ची औषधीय गोली आंतरिक और बाह्य रूप से सामंजस्यपूर्ण होती है, जिसमें किसी प्रकार की आभा का रिसाव नहीं होता। यहाँ तक कि हाथ में पकड़ने पर भी उसमें कोई गंध नहीं होती। वह देखने में निर्जीव लगती है, लेकिन अपने भीतर गहन जीवन शक्ति को छुपाए रखती है। पर्पल स्टार सैंड। रेत जैसा पदार्थ छिड़का गया, जो बिखरे तारों की तरह झिलमिला रहा था। वह तुरंत पिघलकर तरल बन गया और धीरे धीरे जेली जैसे पदार्थ में गिरने लगा। यिनफी एंड बीड, ब्लड गैंग जेड, बेविचिंग फ्लावर। वीर की तकनीकें लगातार बदलती रहीं और वह एक विशिष्ट क्रम और तरीके से व्यवस्थित रूप से एक एक करके विभिन्न सामग्रियों को इसमें जोड़ता रहा। लौ का तापमान इतना बढ़ गया कि वह प्रचंड हो गई और अपने चरम पर पहुंच गई। कोलाइडल गोला लगातार संघनित होने लगा और एक पुनर्तः गोलाकार गोला बन गया, जिसमें औषधीय गुण पूरी तरह से समाहित थे और कोई अशुद्धियां नहीं थीं। केवल परिष्करण का अंतिम चरण ही शेष था। प्रज्वलित करो। आग की लपटें पूरी दवा भट्टी में फैल गईं, जिससे पूरा स्थान आग की लपटों से भर गया। भट्टी बंद करो। वीर ने ताली बजाई और भट्टी का ढक्कन जोर से बंद हो गया, जिससे गर्मी अंदर ही फंसी रह गई। 8 छिद्रों के माध्यम से एक गोलाकार वस्तु को अंदर लुढ़कते हुए और तेजी से घूमते हुए देखा जा सकता था। गोले की खुरदरी सतह धीरे धीरे ज्वालाओं से चिकनी हो गई और पूरी तरह से गोल और चिकनी बन गई। हवा में फैली वह अनोखी खुशबू भी धीरे धीरे फीकी पड़ गई। यह कोई विफलता नहीं थी, बल्कि इसके विपरीत ये दवा की औषधीय शक्ति के धीरे धीरे स्थिर होने का संकेत था, जिससे पता चलता था कि गोली का असर जल्द ही पूरा होने वाला है। 81 सुधार। खासकर इस समय वह आराम नहीं कर सकता था। प्रत्येक प्रकार की औषधीय गोली को परिष्कृत करने की विधियां भी बहुत भिन्न होती हैं, जिनमें विशिष्ट तकनीकें शामिल होती हैं। अस्थि मज्जा शुद्धिकरण की गोली को आग की लपटों में 81 बार घुमाने और बार बार तपाकर शुद्ध करने की आवश्यकता होती है, ताकि औषधीय गोली से अशुद्धियों का हर अंश दूर हो जाए और 100% शुद्धता प्राप्त हो सके। तभी अस्थि मज्जा शुद्धिकरण गोली के सेवन के बाद कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा और यह मानव सार को मजबूत करेगी। गोली बनने ही वाली थी।
इसके विपरीत वीर और भी अधिक सतर्क हो गया, उसके हाथ फूलों में तितलियों की तरह फड़फड़ा रहे थे, जो सुंदर और एक गहन लय को प्रकट कर रहे थे। औषधि भट्टी में जलती हुई लपटें भी दूर से ही प्रतिक्रिया दे रही थीं, लगातार फैलती और सिकुड़ती जा रही थीं, झुलसा देने वाली गर्मी बूंदों के रूप में बिखर रही थी, जैसे वसंत की बारिश चुपचाप पोषण दे रही हो, औषधीय मोतियों में रिस रही हो। अंतिम क्षण में आग की लपटों में धीरे धीरे एक सुनहरी, बिल्कुल गोल औषधीय गोली का आकार उभर आया। ये देखकर वीर का हृदय आनंदित हो उठा, उसके हाथ के इशारे थोड़े धीमे हो गए और तुरंत ही लपटें भड़क उठीं, जिससे भट्टी के ढांचे से एक धीमी सी आवाज आई। औषधीय गोली पल भर में आग की लपटों में घिर गई और बिना किसी निशान के गायब हो गई। अच्छा नहीं, उसने मन ही मन चीखते हुए कहा, छोड़ने की तैयारी करते हुए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। औषधीय गोली पूरी तरह से हरे धुएं के गुबार में बदल गई, जिससे एक सुगंधित धुंध निकली जो क्षण भर में गायब हो गई। चूक भी एक मील के बराबर होती है। हाथ की मुद्रा में जरा सी कंपन के कारण लगभग तैयार हो चुकी औषधीय गोली विफल हो गई, जिसकी सटीकता जीन औषधि को परिष्कृत करने की सटीकता से भी कहीं अधिक थी। यदि वह रसायन शास्त्र को उसी दृष्टिकोण से देखे जिस दृष्टिकोण से वह जीन औषधि को परिष्कृत करता है, तो यह एक गंभीर गलती होगी। जीन पोषण का शोधन मुख्य रूप से औषधीय तरल पदार्थों के अनुपात पर निर्भर करता है, जिससे औषधीय गुणों के आधार पर किसी भी समय समायोजन किया जा सकता है। हालांकि कीमियागिरी में आग की अलग अलग तीव्रताओं के साथ शुद्धिकरण करना, एक ही प्रयास में सफल होना और गलती की कोई गुंजाइश न छोड़ना शामिल है, अन्यथा यह निश्चित रूप से असफल हो जाएगी। क्योंकि कीमियागिरी में इतनी उच्च परिशुद्धता की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे मानसिक संवेदन द्वारा पूरक किया जाना चाहिए, केवल भावनाओं पर निर्भर रहने से सफलता नहीं मिल सकती। ऐसी उच्च आवश्यकताओं को देखते हुए औषधीय गोलियों का प्रभाव स्वाभाविक रूप से जीन पोषण के प्रभाव से कहीं अधिक होता है। एक बार जब उन्हें यह महत्वपूर्ण बात समझ आ गई, तो एक असफलता उनके लिए कुछ भी नहीं थी। वीर ने अपना मन शांत किया और फिर से परिष्करण करने लगा। ड्रैगन लीफ ग्रास, मिस्टीरियस इन वाटर, लाइफ एक्सटेंडिंग पेस्ट को एक एक करके एक विशिष्ट क्रम में पिलफनिस में रखा गया और लपटें तदनुसार बदलती रहीं, जिससे औषधीय गुणों को उनकी सर्वोत्तम स्थिति में परिष्कृत किया गया और उन्हें एक इकाई में मिला दिया गया। जल्द ही गोल जिलेटिनयुक्त अर्ध निर्मित औषधीय गोलियों को फिर से परिष्कृत किया गया। भट्टी बंद करो, वीर ने ताली बजाई और भट्टी का ढक्कन जोर से बंद हो गया, जिससे गर्मी अंदर ही फंसी रह गई। इस बार वह लापरवाह नहीं था, बाहरी प्रभावों से अप्रभावित नहीं था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और केवल अपनी मानसिक शक्ति से ही औषधीय गोली में हो रहे परिवर्तनों को महसूस किया। हाथ की मुद्राओं के 81 प्रकार, एक बदलाव, एक सुधार। औषधीय गोली की सांद्रता उत्तरोत्तर बढ़ती गई और उसके औषधीय गुण एक अविभाज्य इकाई के रूप में एक छोटी सी गोली में मजबूती से समाहित हो गए। और जब उसने अपनी आंखें खोली तो गर्मी कम हो चुकी थी और एक सुनहरी औषधीय गोली पहले से ही उसके भीतर तैर रही थी। वीर ने इशारा किया और भट्टी का ढक्कन अपने आप खुल गया। औषधि की गोली तैरती हुई बाहर निकली और उसकी हथेली में आ गिरी। वह औषधीय गोली धातु की तरह ठोस थी, जिससे बहुमूल्य प्रकाश की किरणें निकल रही थीं, और वह लोहे की तरह कठोर थी, जिसे नष्ट करना मुश्किल था। यह इतनी शक्तिशाली वस्तु है कि यदि कोई साधारण मनुष्य इसे निगल ले तो वह या तो इसकी औषधीय शक्ति से अभिभूत हो जाएगा या धातु निगलने से मर जाएगा। वह सोचता था कि मिथकों और किंवदंतियों में वर्णित उन दिव्य गोलियों और अमर औषधियों में कौन से गहन रहस्य छिपे हैं, जो मनुष्यों को एक ही कदम में स्वर्ग तक पहुंचने की अनुमति देते हैं। उस स्तर तक पहुंचने से पहले ज्यादा सोचना व्यर्थ था। वीर ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने सावधानीपूर्वक अस्थि मज्जा शुद्धिकरण गोली की औषधीय शक्ति को महसूस किया और पाया कि वास्तव में इसे सफलतापूर्वक परिष्कृत किया गया था। उसने सोचना बंद कर दिया और दवा की गोली एक ही घूंट में निगल ली। देखने में ठोस लगने वाली वह औषधीय गोली जैसे ही उसके मुंह में गई, तुरंत ही लावा जैसी गर्म धारा में बदल गई और फट पड़ी। असीम गर्मी उसके शरीर के हर हिस्से में फैल गई। मांस, आंतरिक अंग, हड्डियां। उसकी रीढ़ की हड्डी किसी अजगर की तरह लगातार घूमती रही और अस्थि मज्जा की कोशिकाएं तेजी से विभाजित होकर आदिम सटेम कोशिकाएं उत्पन्न करने लगीं, जो मानव शरीर के हर छोटे से छोटे हिस्से की मरम्मत करने में सक्षम थीं। अनेक लड़ाइयों में लगी उसकी सभी छिपी हुई चोटें एक एक करके ठीक हो गईं, जिससे वह पूर्णता की स्थिति में पहुंच गई और उसकी जीवन शक्ति में स्पष्ट रूप से वृद्धि हुई। प्राचीन साधना शब्दावली कहती है, एक स्वर्णिक कोर को अंतर्ग्रहण करने पर व्यक्ति को अंततः ये ज्ञान प्राप्त होता है कि उसका भाग्य उसके अपने हाथों में है
स्वर्ग के हाथों में नहीं। यदि वास्तव में किसी का भाग्य उसके अपने हाथों में है, तभी वह अग्नि में स्वर्णिक कमल रोप सकता है। हालांकि वीर अभी तक इतने गहन स्तर तक नहीं पहुंचा था, फिर भी उसने इसके सार की झलक पाली थी। अध्याय 288 डैनिशियन की रचना। गोल आकार की औषधीय गोली अत्यंत चिकनी थी। जैसे ही वह उसके मुंह में गई, वह तुरंत उसके पेट में चली गई और उससे एक प्रचंड गर्म धारा प्रवाहित हुई, जो उसके पूरे शरीर में फैल गई। उसका पूरा शरीर ऐसा महसूस कर रहा था मानो वह लावा में नहा रहा हो, जहां की झुलसा देने वाली गर्मी उसके शरीर को शुद्ध कर रही थी और सारी अशुद्धियों को दूर कर रही थी। जीन पोषण के विपरीत, जो पूरे शरीर को पूरक करने के लिए बड़ी मात्रा में ऊर्जा और पोषक तत्वों में परिवर्तित हो जाता है, पेट में प्रवेश करने वाली एक अकेली औषधीय गोली ने पूरी तरह से अलग दृश्य प्रस्तुत किया। औषधीय गोली एक तारे की तरह निरंतर घूमती रही, असीम प्रकाश और गर्मी बिखेरती रही, जिसने उसके पूरे शरीर को भीतर से प्रकाशित कर दिया और उसकी कोशिकाओं के साथ प्रतिध्वनित होती रही। प्रहार प्रहार, वह औषधीय गोली एक हृदय की तरह लगातार धड़क रही थी, जो उसके पूरे शरीर में ऊर्जा के संचार को गति दे रही थी। डैन रिफाइनिंग टेक्निक सृजन की एक तकनीक थी। हालांकि इस अस्थि मज्जा शुद्धिकरण गोली में अभी भी जीवन का अभाव था, फिर भी इसमें जीवन का आंशिक सार, एक सक्रिय गुण मौजूद था और इसके प्रभाव असाधारण थे। सूरज की तरह झुलसा देने वाला। वीर को अपने पेट में एक भयंकर भट्टी का आभास हुआ, जिसने उसके पूरे शरीर की शक्ति को सक्रिय कर दिया। उसके भीतर से गर्म धाराओं की लहरें उमड़ पड़ी, जो धीरे धीरे नदियों में, फिर धाराओं में और अंत में एक समुद्र में विलीन हो गईं और उसे पूरी तरह से अपने आगोश में ले लिया। शरीर की हर कोशिका स्पंदित हो रही थी और रक्त एक अमर झरने की तरह बह रहा था, मानो कभी खत्म न होने वाला झरना हो। वीर का चेहरा गुस्से से सिकुड़ गया, उसका शरीर जलता हुआ प्रतीत हो रहा था, राख में तब्दील होता जा रहा था, कुछ भी शेष नहीं बच रहा था। तीव्र गर्म धारा ने अंदर से बाहर तक जबरदस्त प्रभाव डाला। अंतरतार के असाधक बनने के बाद से उन्होंने लंबे समय से इस भावना का अनुभव नहीं किया था। ये शरीर द्वारा सहन न की जा सकने वाली अत्यधिक ऊर्जा के तेजी से सेवन का दुष्प्रभाव था। यदि इसे शीघ्रता से शुद्ध नहीं किया जाता तो शरीर सचमुच फट जाता। दर्द ज्वार की तरह उमड़ता रहा, एक के बाद एक, हर लहर पिछली से अधिक तीव्र थी। वीर के माथे की नसें फूल गईं, उसकी नसें और सहन शक्ति एक जबरदस्त चुनौती का सामना कर रही थी और उसकी चेतना धुंधली होने लगी। अपने मजबूत पत्थर के बंदर जैसे शरीर के बावजूद भी उसे इसे सहन करने में कठिनाई हो रही थी, जिसकी वीर ने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। उस दवा की गोली का असर बुरा नहीं था, बल्कि बहुत अच्छा था। अब उसके पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था, इसलिए वह शांत बैठा रहा, अपने मन और आत्मा को एकाग्र करते हुए, दर्द को सहन करते हुए, अपने मूल स्वभाव को बनाए रखते हुए और औषधीय गोली की शक्ति को पूरी तरह से निखारते हुए। औषधीय गोली निरंतर घूमती रही, उसकी औषधीय शक्ति पानी की तरह धीरे धीरे प्रवाहित होती रही और उसकी गर्मी आग की तरह बहती रही। वीर को ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह एक अडिग चट्टान हो जो हजारों वर्षों से पिघली न हो और उबलती हुई लपटों पर तपकर अपने वास्तविक स्वरूप को निखार रही हो। आग, गर्मी, झुलसा देने वाली गर्मी। पसीना बह रहा था, जिससे उसके कपड़े पूरी तरह भीग गए, फिर वह तेजी से वाष्पित होकर गर्म भाप में बदल गया, जिसने उसके पूरे शरीर को घेर लिया। दर्द, पीड़ा, धड़कन। गर्म धारा जोरों से बह रही थी, उसकी नसों को उनकी सीमा तक निचोड़ रही थी, जिससे असहनीय दर्द हो रहा था मानो उसका शरीर फटने वाला हो। फिर भी इसके बाद कई बाधाएं टूट गईं, जिससे पूर्ण रूप से निर्बाध मार्ग प्रशस्त हुआ। वीर ने दांत पीसते हुए एक भी आवाज नहीं निकाली। उसका मांस, अंग, हड्डियां सब चूर चूर हो चुके थे। अस्थि मज्जा में लगातार नई सटेम कोशिकाएं उत्पन्न होती रहती हैं, जो मानव शरीर के विभिन्न हिस्सों की पूर्ति करती हैं और फिर एक अधिक परिपूर्ण और तर्कसंगत रूप में पुनर्संयोजित हो जाती हैं। न तो तोड़फोड़, न ही निर्माण। तोड़ो फिर बनाओ। वीर को धीरे धीरे अपने पेट में एक स्वर्णिम कोर निगलने के बाद मेरा भाग्य मेरा है, स्वर्ग का नहीं का सही अर्थ समझ में आ गया। यह एक वास्तविक जैविक कायापलट था। दर्द जितना अधिक होगा, बदलाव उतना ही अधिक होगा। जितनी तीव्रता होती थी, उसे उतना ही अधिक धैर्य रखना पड़ता था। एक बार जब वह आराम करेगा तो उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। दवा की गोली के अधिकांश गुण नष्ट हो जाएंगे, जिससे यह अपना पूरा प्रभाव नहीं दिखा पाएगी। हालांकि दवा अच्छी थी, लेकिन इसका लापरवाही से सेवन नहीं किया जा सकता था। सबसे पहले आपके शरीर को औषधीय गोली की शक्ति को सहन करना होगा। सांस अंदर लो, सांस बाहर छोड़ो, सांस अंदर लो, सांस बाहर छोड़ो। वीर की छाती लगातार ऊपर नीचे हो रही थी,
गर्म सांसें निकल रही थी जो ठंडी हवा के संपर्क में आते ही तुरंत सफेद धुंध में बदल जाती थी, जिससे उसका चेहरा ढक जाता था और अस्पष्ट हो जाता था। औषधीय गोली की शक्ति अत्यंत सटीक थी, जो मानव शरीर में गहराई तक प्रवेश करती थी। अंग, कोशिका केंद्रक, परत दर परत, स्थूल से सूक्ष्म तक, अंततः जीन तक पहुंचते हुए वीर को धुंधले रूप से एक अजीब दृश्य का आभास हुआ। ब्रह्मांड के समान विशाल अंधकार में सूक्ष्म जगत में सर्प और ड्रैगन जैसी आकृतियां एक दूसरे के चारों ओर जोड़े में लिपटी हुई सर्पिलाकार रूप में ऊपर की ओर बढ़ रही थीं। कुछ खंडों से प्रकाश निकल रहा था जो अनगिनत तारों की तरह टिमटिमा रहा था। एक एक करके पहले धुंधले दिख रहे जीन के खंड अचानक चिंगारियों की तरह तेज रोशनी से जगमगा उठे, जिससे पूरा तारामंडल रोशन हो गया। और भी खंड प्रकट होते गए, जिससे पूरा अंधकार में अंतरिक्ष प्रकाशित हो गया। सक्रिय जीन लगातार विभाजित होते रहे, पोषक तत्वों के विभिन्न संयोजनों, कोशिका प्रसार, अंग विकास को नियंत्रित करते रहे। मानव शरीर के विभिन्न हिस्से लगातार रूपांतरित होते रहे, उनके जीवन सार का कायापलट होता रहा। चटक चटक जोड़ों से लगातार चरमराहट की आवाजें आ रही थीं, आंतरिक अंग गड़गड़ा रहे थे, गरज जैसी आवाजें निकल रही थीं। बाघ और तेंदुए की दहाड़, गड़गड़ाहट भरी आवाज, मानव शरीर का कायापलट। आनुवंशिक क्षमता जोड़ 4.8, जोड़ 4.8, जोड़ 4.8, क्षमता अभूतपूर्व दर से बढ़ी और तेजी से 228.6 अंकों तक पहुंच गई। अंक जोड़ें। लिंगमिंग स्टोन मंकी जीन में 2 अंक और बीस्ट किंग जीन में 1 अंक जोड़े गए। इसके परिणामस्वरूप उनके जीवन गुण आश्चर्यजनक रूप से इस प्रकार हो गए। नाम: वीर। जीवन शक्ति 902। असाधारण जीन: लिंगमिंग स्टोन मंकी जीन 8, बीस्ट किंग जीन 3। मूल जीन: बुनियादी जीन। आनुवंशिक क्षमता 28.6। वूश। वीर एकदम सीधा खड़ा हो गया, उसकी आंखों में बिजली सी चमक उठी। उसका शरीर पहले से बिल्कुल अलग था, उसकी त्वचा भीतर से जैद जैसी चमक बिखेर रही थी, उसका शरीर बेदाग था, मानो शुद्ध सफेद हाथी दांत का पत्थर हो। यह एकदम सही फॉर्म था। वीर वहां एक सीधे भाले की तरह खड़ा था, जो एक तीक्ष्ण और प्रभावशाली आभा बिखेर रहा था। उसकी जीवन शक्ति एक ही बार में 900 के पार पहुंच गई थी, और वह तेजी से एक कल्टीवेटर एलीट की 1000 पॉइंट की सीमा के करीब पहुंच रहा था। बूम! वीर का शरीर हिल गया। उसने एक मुक्का मारा और तुरंत उसे वापस खींच लिया। हवा में तुरंत एक जोरदार विस्फोट हुआ, जिससे शक्तिशाली वायु तरंगें उत्पन्न हुईं और सब कुछ बहा ले गईं। उसने एक हाथ से पंजा बनाया, उसकी उंगलियां लगातार पकड़ती रहीं, और अदृश्य हवा उसकी हथेली में सिमट गई, जिससे एक छोटा सा तूफान बन गया जिसे वह अपनी पकड़ में नियंत्रित कर रहा था। यह माइंड मन की पावर का प्रभाव नहीं था, बल्कि उनकी वास्तविक शारीरिक शक्ति की अत्यधिक सटीकता से उत्पन्न एक घटना थी। औषधीय गोली का निर्माण वास्तव में असाधारण था। वीर ने दबे स्वर में सिर हिलाया। केवल इस एक मज्जा शुद्धिकरण गोली का प्रभाव 10 से अधिक बोतल जीन औषधि पीने के बराबर था। यद्यपि मानवता ने 3000 वर्षों से अधिक समय से साधना के मार्ग पर पुनः प्रस्थान किया है, फिर भी प्राचीन साधना सभ्यता के कई रहस्य वर्तमान मानवीय कल्पना से कहीं अधिक हैं। एक छोटी सी दवा की गोली में भी अनगिनत रहस्य छिपे होते थे। वीर जानता था कि उसे अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है, और उसकी प्रगति अभी भी बहुत धीमी है। ऊर्जा के मामले में सफलता प्राप्त करना निश्चित रूप से महत्वपूर्ण था, लेकिन लिंगमिंग स्टोन मंकी जीन को विकसित करने से पहले अभी भी बहुत लंबा रास्ता तय करना था। दान शोधन तकनीक सीखने से लेकर औषधीय गोली को सफलतापूर्वक तैयार करने और फिर औषधीय गोली का सेवन करने और शारीरिक रूपांतरण से गुजरने तक का समय गिनने पर 8 दिन बीत चुके थे। उसे अभी भी पूरे 10 अंकों के सुधार की आवश्यकता थी। उसके पास महान साधक के स्तर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। भव्य परीक्षा का दूसरा दौर कठिनाइयों से भरा था, जिसमें पहले दौर में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सर्वश्रेष्ठ प्रतिभावान प्रतिभागी शामिल थे। उनमें से प्रत्येक के पास असाधारण युद्ध क्षमता थी। एक महान साधक की युद्ध शक्ति के बिना ये बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं था। ऐसा प्रतीत होता था कि उनकी टीम को अभी भी भारी दबाव का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन तथ्य तो तथ्य ही थे, चिंता करना व्यर्थ था। ज्यादा सोचने का कोई फायदा नहीं। वीर ने अपनी भट्टी खोलकर नई मज्जा शुद्धिकरण गोलियां बनाना जारी रखा। एक सफलता के बाद अब उनका इरादा एक ही बार में कई गोलियों को परिष्कृत करने का प्रयास करने का था। 5 दिन पलक झपकते ही बीत गए। एक बैच में एक गोली से शुरू होकर 2 फिर 3 तक पहुंचने के साथ ही वीर की दान शोधन तकनीक में महारत भी तेजी से बढ़ती गई। जल्द ही उन्होंने अस्थि मज्जा शुद्धिकरण की 5 नई गोलियां प्राप्त कर लीं।
हालांकि औषधीय गोलियों की शक्ति में उनके औषधीय गुण भी शामिल थे। पहली खुराक का सबसे अधिक प्रभाव होता था और बाद की खुराक धीरे धीरे कमजोर होती जाती थी। तीसरी खुराक लेने के बाद वीर की संभावित वृद्धि पहले जैसी तीव्र नहीं रही। कुल मिलाकर उसे 2 और असाधारण जीन अंक प्राप्त हुए। उसने उन सभी को लिंगमिंग स्टोन मंकी जीन में जोड़ दिया, जिससे जीन के अंक पूरे 10 हो गए और परिणामस्वरूप उसकी जीवन शक्ति बढ़कर 962 हो गई। इससे पहले कि वह अपने भीतर आए इन तीव्र परिवर्तनों को पूरी तरह समझ पाता, उसके कान में एक आवाज सुनाई दी। उम्मीदवार वीर, कृपया तुरंत इंटरस्टेलर एरेना, सेक्शन ए, कमरा नंबर 802 प्रशिक्षण मैदान पर पहुंचे। परीक्षा स्थल को आपकी जानकारी सत्यापित करनी है ताकि आपकी आगामी परीक्षा में देरी न हो। कृपया जल्द से जल्द पहुंचें। अध्याय 289 ब्रह्मांडीय भयावहता, दूसरा अपडेट। ये किस तरह की चाल है? यह आवाज सुनकर वीर प्रसन्न नहीं हुआ, बल्कि चौंक गया। भव्य परीक्षा के दूसरे दौर में अभी भी 10 दिनों से अधिक का समय बाकी था, और यह अचानक हुआ घटनाक्रम शायद अच्छी बात नहीं थी। क्या आप उसकी जानकारी की जांच कर रहे हैं? वीर इस कारण से सहमत नहीं था, लेकिन आधिकारिक अधिसूचना पहले ही आ चुकी थी। उसे डर नहीं था, जाने में कोई हर्ज नहीं था। एक धर्मी व्यक्ति निंदा से नहीं डरता। वीर ने पिलफनेस को वापस अपने शरीर में डाला, मुड़ा और दरवाजे से बाहर निकल गया। उसके कदम तेज थे और जल्द ही वह इंटरस्टेलर एरेना के अंदर पहुंच गया। मुख्य द्वार पूरी तरह खुला हुआ था और जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, वह अचानक धमाके के साथ बंद हो गया। अनंत अंधकार ने उसे घेर लिया और पल भर में उसे निगल लिया। मैं देखना चाहता हूं कि कौन चालबाजी कर रहा है, वीर ने व्यंग्य भरे स्वर में कहा, हालांकि उसके मन में घबराहट नहीं थी। उसके सामने का अंधेरा छंट गया और अगले ही पल उसने खुद को तैरता हुआ पाया, मानो वह विशाल और असीम अंतरतार की आकाश में बह रहा हो, जो असीम रूप से चौड़ा और ऊंचा है और जिसका कोई अंत नजर नहीं आता। आसमान में ऊंचाई पर लटके तारे टिमटिमा रहे थे, अतुलनीय रूप से चमकदार, एक आकाशगंगा का निर्माण करते हुए पूरे अंतरिक्ष को रोशन कर रहे थे। वीर मन ही मन असमंजस में था। परीक्षा कर्मचारियों को उससे क्या चाहिए था? एक अंतरतार की अभ्रम। वीर ने पलकें झपकाईं, अचानक उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। दूर स्थित आकाशगंगा तेजी से विशाल होती जा रही थी, उसकी ओर बढ़ती जा रही थी, उसकी रूपरेखा और भी स्पष्ट होती जा रही थी, अंततः एक विशाल विस्तार में विलीन हो रही थी। उन्हें अचानक एक भयावह तथ्य का पता चला, यह आकाशगंगा एक अविश्वसनीय रूप से विशालकाय पिंड की तरह दिखती थी, जो अनगिनत प्रकाश वर्षों तक फैली हुई थी। ये सिर्फ देखने में ही विशालकाय नहीं था, बल्कि सचमुच एक विशालकाय था। आकाशगंगा गतिमान थी, एक उद्देश्य के साथ बड़े बड़े कदम आगे बढ़ा रही थी। निहारिका के 2 भाग लगातार टिमटिमा रहे थे, स्पष्ट रूप से झिलमिला रहे थे। ये सब इस बात का प्रमाण था कि यह वास्तव में एक पूरी आकाशगंगा से बना एक शानदार जीव था। अंतरिक्षीय दैत्य का चेहरा बड़ा होता चला गया, उसकी घोर काली आंखें 2 ब्लैक होल से बनी थीं। तारों का निरंतर विस्तार उसकी त्वचा और मांस का निर्माण करता था। आकाशगंगा की सर्पिल भुजाएं उसकी हड्डियां और रीढ़ की हड्डी थीं, जिससे एक वास्तविक दैत्य शरीर का निर्माण हुआ। ये ब्रह्मांड में विचरण करता रहा, इसके कदमों से अंतरिक्ष लगातार कांपता रहा और अनगिनत तारे, ग्रह, तारामंडल निगल लिए गए, समाहित हो गए और यहां तक कि धूल में मिल गए। असीम और शक्तिशाली ऊर्जा फैल गई, जिससे कणों का एक तूफान उत्पन्न हुआ जिसने सब कुछ बहा दिया। वीर, जो उसमें फंस गया था, ने महसूस किया कि उसका शरीर पल भर में सबसे छोटे परमाणुओं में कुचल गया और उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। हिलता हुआ वीर के मन में कोई भय नहीं था, लेकिन उसका शरीर सहज रूप से कांपने लगा, जिसे वह रोक नहीं पा रहा था। इस विशालकाय आकाशगंगा का सामना करते हुए जीवन शक्ति में असमानता खगोलीय परिमाणों की एक संख्या थी, जिसकी गणना शायद अब सबसे उन्नत प्रकाश मस्तिष्क भी नहीं कर सकता। वीर की जन्मजात कमजोरी के कारण वह इस विशालकाय जीव के रहस्य का जरा सा भी पता लगाने में असमर्थ था। उसकी इंद्रियां सुन्न थीं, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे कोई डर महसूस नहीं हुआ। जो कुछ उसने अपनी आंखों से देखा, उसे देखकर उसका शरीर असीम सदमे से कांप उठा। यह एक उच्च आयामी सत्ता द्वारा किया गया सर्वव्यापी दमन था। इस विशाल ब्रह्मांडीय शक्ति के सामने जीवित प्राणी इतने छोटे, इतने महत्वहीन थे कि उनकी तुलना चींटी से भी नहीं की जा सकती थी। ये जानना जरूरी है कि अकेले मिल्की वे गैलेक्सी में ही 400 मिलियन तारे हैं, और तारों की तुलना में मनुष्य समुद्र में रेत के कणों से भी कम है। अब पूरी आकाशगंगा एक विशालकाय प्राणी में परिवर्तित हो गई थी, जो वास्तव में ब्रह्मांड की एक चमत्कारी रचना थी। असीम भव्यता ने अंतरतार के आकाश को ढक लिया
वीर को भी अपनी इच्छाशक्ति बनाए रखना मुश्किल लग रहा था। एक क्षण के लिए ऐसा लगा मानो उसका दिमाग ढह जाएगा, मानो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। वह बिना हिले डुले खड़ा था, उसकी आंखें बेजान सी थीं, मानो वह एक खाली खोल हो जिसमें आत्मा की ऊर्जा का कोई अंश न हो। क्या ये खत्म हो गया? ऐसा लगता है कि यह वीर आकाशगंगा के विशालकाय जीव की जीवन नाशक शक्ति का सामना नहीं कर सकता। कितनी अफसोस की बात है। वह उम्मीदवार नहीं है जिसकी हमें तलाश है। ... अंधेरे शून्य लोक में एक आह गूंजी। उसे जगाओ, इस उम्मीदवार को बर्बाद मत होने दो। यही एकमात्र तरीका है। ऐसा लगता है कि हम अंतरतारकीय मनुष्यों को अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। ... उद्धरण चिन्ह। रुको। कई आवाजें विलाप कर रही थीं कि अचानक एक चीख सुनाई दी, रुको, देखो। उसका दिमाग अंतहीन अंधकार में डूबता जा रहा था, पूर्ण विस्मृति के कगार पर था, और फिर कभी जागृत नहीं हो पाएगा। गर्जन। अचानक वीर ने अंतहीन अंधकार के सबसे गहरे हिस्से से एक दहाड़ सुनी, जो क्रूरता, अराजकता और निर्भीकता से भरी हुई थी। वीर अचानक जाग उठा, मानो उसने अंधेरे में एक खूंखार बंदर को देखा हो, जिसके नुकीले दांत और कांटे थे, जो लगातार अपनी मुट्ठियों से अपनी छाती पीट रहा था, मानो वह अपनी आंखों के सामने सब कुछ पूरी तरह से नष्ट करना चाहता हो। स्वर्ग मेरी आंखों को अंधा नहीं कर सकता। धरती मेरे दिल को दफन नहीं कर सकती। स्वर्ग और पृथ्वी ने मुझे जन्म दिया, सन वुकोंग। ... एक पल में वीर को अपनी आत्मा का वास्तविक स्वरूप दिखाई दिया, उसका शरीर कांप उठा और वह तुरंत जाग गया, उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई थी। आकाशगंगा के उस विशालकाय पिंड का आकार असीम रूप से विशाल था, जो उससे अनगिनत प्रकाश वर्ष दूर था। वह निरंतर गतिमान था, और अनगिनत ग्रह एक के बाद एक उसमें समाते चले गए। इसने जोरदार प्रहार किया, जिससे वास्तव में पूरी आकाशगंगा चकनाचूर हो गई। फिर इसने अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करके उसे तेजी से निगल लिया, और इसका शरीर नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से बढ़ने लगा। आकाशगंगा कितनी विशाल है! कम से कम दसियों हजार प्रकाश वर्ष। उस विशालकाय प्राणी की साधारण क्रियाएं जो एक पल में घटित हो जाती, उनमें कम से कम कई सहस्राब्दियां लग जाती, लेकिन अब उन्हें कृत्रिम रूप से त्वरित करके उसकी आंखों के सामने प्रस्तुत किया गया, जिससे उसे अंधेरे ब्रह्मांड के सबसे भयावह दृश्य को देखने का अवसर मिला। ये दबाव ब्रह्मांडीय निर्वात में फैल गया, एक नन्हा सा जीव मात्र उसे देखने मात्र से ही चूर चूर हो सकता था। अभी अभी एक बड़ी क्षति झेलने के बाद वीर ने अपने मन को भटकने नहीं दिया। वह अपने विचारों पर अडिग रहा, उसके हृदय में बसा हुआ क्रूर बंदर अविचलित था। आकाशगंगा का वह विशालकाय जीव चाहे कितना भी भयानक क्यों न हो, वह वीर के जीवन के आयाम से परे जा चुका था। भय व्यर्थ था, केवल अपने स्वभाव का पालन करके ही उसका मन ब्रह्मांड के अत्यधिक क्रूर सत्य से चकनाचूर होने से बच सकता था। वह काफी देर तक शून्य लोक में स्थिर खड़ा रहा, उसकी छाती सांसों को समायोजित करने के लिए ऊपर नीचे हो रही थी। उसकी निगाहें शांत हो गईं, मानो कोई प्राचीन कुआं हो जिसमें कोई हलचल न हो। कुछ समय बाद अंधेरा धीरे धीरे छट गया, तारे धुंधले पड़ गए, और उसके सामने का भ्रम धीरे धीरे दूर हो गया। उसके चारों ओर एक हल्की सी हंसी गूंज उठी। बहुत बढ़िया, आखिरकार हम आपके बारे में सही थे। आकाशगंगा के विशालकाय पिंड का प्रक्षेपण भी आपकी इच्छाशक्ति को नष्ट नहीं कर सका। वीर ने आवाज की दिशा में देखा तो पाया कि वह किसी अज्ञात स्थान पर एक खाली चौक में खड़ा है, और कुछ दूरी पर 3 लंबे कद के आदमी उसे देख रहे हैं। उनकी आंखों में प्रशंसा और सराहना का भाव भरा हुआ है। इन तीनों पुरुषों की शक्ल सूरत अलग अलग थी। वे लघु आकार के यंत्र पहने हुए थे, और उनसे एक जोशीली और शक्तिशाली ऊर्जा निकल रही थी, जो तीक्ष्ण और प्रभावशाली थी। विशेष रूप से बीच में खड़ा व्यक्ति सबसे अधिक ध्यान खींचने वाला था। उसके बाल स्टील की सुइयों की तरह खड़े थे, और उसके चेहरे का आधा हिस्सा पूरी तरह से नष्ट हो चुका था, जिससे काली और लाल मुरझाई हुई मांसपेशियां दिखाई दे रही थीं, जिसमें एक यांत्रिक आंख लगी हुई थी, जो एक भयानक लाल रोशनी उत्सर्जित कर रही थी, जो लगातार स्कैन कर रही थी। वीर का शरीर ठंडा पड़ गया था, मानो लाल रोशनी ने उसे पूरी तरह से भेद दिया हो, और उसके अंदर कोई रहस्य न बचा हो। तुम कौन हो? तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? इन 3 अजनबी आदमियों का सामना करते हुए वह घबराया नहीं, बल्कि गहरी आवाज में पूछा। उसकी शांति देखकर लाल आंखों वाले व्यक्ति ने सिर हिलाया और एक क्रूर जानवर जैसी मुस्कान बिखेरी। शाबाश, शाबाश। सतर्कता से भरपूर, फिर भी पर्याप्त साहस के साथ और घबराए बिना। तुम वाकई वो प्रतिभाशाली उम्मीदवार हो जिसकी हमें जरूरत है। यहाँ सामने आए जानकारी की मात्रा काफी महत्वपूर्ण थी। इसका क्या मतलब है? वीर ने फिर पूछा।
लाल आंखों वाला आदमी जोर से हंस पड़ा। उसकी आवाज चारों ओर गूंज उठी, जिससे हवा में कंपन होने लगा, मानो कानों में कोई बड़ी घंटी बज रही हो। सौर मंडल के उम्मीदवार वीर, बधाई हो। आपको ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी में प्रवेश मिल गया है, जो ब्रह्मांड के 10 सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में से एक है। अध्याय 290, 10 महान ब्रह्मांड। जल्दी प्रवेश। लाल आंखों वाले आदमी की बातें सुनकर वीर ने गहरी भौहें चढ़ा ली। उन्हें कब भर्ती कराया गया था? उन्हें ये बात पता भी क्यों नहीं थी? इसका क्या मतलब है? इन तीनों व्यक्तियों का मूल अज्ञात था, फिर भी उनकी शक्ति असाधारण थी। उनके भीतर एक प्रचंड ऊर्जा छिपी हुई थी, और वीर भी उनकी वास्तविक साधना को नहीं समझ पा रहा था। वह शांत दिख रहा था, लेकिन उसका मन अत्यंत सतर्क था। ये बहुत आसान है। जैसा कि लिखा है, ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी ने परीक्षा के पहले चरण में आपके प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए आपको समय से पहले प्रवेश देने का फैसला किया है। लाल आंखों वाले व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा और अपने पहचान चिप के माध्यम से एक इलेक्ट्रॉनिक अनुबंध भेजने के लिए हाथ हिलाया। अब आपको बस अपना नाम लिखना है, अपनी उंगली का निशान लगाना है और अपना डीएनडी कोड दर्ज करना है, और आप आधिकारिक तौर पर ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी में शामिल हो सकते हैं, जो ब्रह्मांड के शीर्ष 10 विश्वविद्यालयों में से एक है। इतना आसान। वीर को कभी विश्वास नहीं था कि अच्छी चीजें आसमान से गिरती हैं। जितना आसान लगता था, उतना ही वह सतर्क हो जाता था। क्या किसी ब्रह्मांडीय विश्वविद्यालय में आधिकारिक रूप से प्रवेश पाने के लिए 3 मुख्य परीक्षाएं पास करनी पड़ती हैं? मैं पहली मुख्य परीक्षा के बाद कैसे प्रवेश पा सकता हूं? यह तो एक सामान्य प्रक्रिया है। लाल आंखों वाले व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। कॉस्मिक यूनिवर्सिटी की परीक्षा 3 चरणों में आयोजित की जाती है, ताकि सच्चे प्रतिभाशाली लोगों का चयन हो सके और कोई भी छूट न जाए। लेकिन एक खास तरह के लोग होते हैं जो प्रतिभाशाली लोगों में भी असाधारण होते हैं। एक बार जब वे परीक्षा देते हैं, तो वे तुरंत अलग दिखने लगते हैं, जैसे बोरी में रखा हुआ कील, जिसकी तीक्ष्णता छिपी नहीं रहती। ऐसे लोगों के लिए स्वाभाविक रूप से बहुत सारी परीक्षाओं की आवश्यकता नहीं होती। वे ब्रह्मांड के शीर्ष 10 विश्वविद्यालयों के लिए प्रतिस्पर्धा का विषय होते हैं। जो पहले आता है, उसे पहले मिलता है। और वीर, पहली मुख्य परीक्षा में आपके शानदार प्रदर्शन को हमारी ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी ने पहले ही देख लिया है। कैसा रहेगा वीर? क्या आप हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे? जैसे ही आप इस अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं, आप अब से हमारी ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी का हिस्सा बन जाएंगे। आपको सीधे परीक्षा से छूट मिल जाएगी, आपको दूसरी और तीसरी मुख्य परीक्षा में भाग लेने की आवश्यकता नहीं होगी, और आप अंतरतारकीय मनुष्यों के सबसे आधुनिक साधना ज्ञान को भी सीख सकते हैं। उसने वीर की ओर हाथ बढ़ाया और विनम्रतापूर्वक उससे आमंत्रित किया। मैं ही क्यों? इस अपार लाभ के बावजूद वीर ने अपना संयम नहीं खोया और पूछना जारी रखा। लाल आंखों वाले उस आदमी की इलेक्ट्रॉनिक आंख लगातार लाल रोशनी से झिलमिला रही थी, जो उसकी झुंझलाहट को दर्शा रही थी, क्योंकि वह वीर को एक तेज तलवार की तरह घूर रहा था जो उसके शरीर को भेदने वाली हो। ये परीक्षार्थी सचमुच अहंकारी था, बहाने बना रहा था। ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी, जो ब्रह्मांड के 10 शीर्ष विश्वविद्यालयों में से एक है, को आज तक किसी ने भी इतना हल्के में नहीं लिया था। लेकिन फिर अचानक उसे कुछ याद आया और वह जोर से हंस पड़ा। मैं भूल गया था कि आप सौर मंडल के एक दूरस्थ स्थान से आए हैं और कॉस्मिक यूनिवर्सिटी की परीक्षा के बारे में ज्यादा नहीं जानते। क्या आपको पता है कि हमारी कॉस्मिक यूनिवर्सिटी की 3 प्रमुख परीक्षाओं में से पहली अंतरतारकीय लैंडिंग लड़ाई सबसे महत्वपूर्ण है? अंतरतारकीय लैंडिंग लड़ाई एक वास्तविक युद्ध क्षेत्र है जो लगातार बदलता रहता है, खतरों से भरा होता है, और इसलिए यह एक साधक की समग्र क्षमताओं की सबसे अधिक परीक्षा लेता है। युद्ध शक्ति, रणनीतिक साहस इनमें से किसी में भी कमी नहीं होनी चाहिए। एक छोटी सी गलती भी पूर्ण विनाश का कारण बन सकती है। दूसरी और तीसरी प्रमुख परीक्षाएं केवल उन भाग्यशाली व्यक्तियों को छांटने के लिए हैं जो संयोग से मूल्यांकन में उत्तीर्ण हुए हैं, और परीक्षार्थी की रैंकिंग निर्धारित करने के लिए हैं, जो परीक्षार्थी की युद्ध शक्ति का आकलन करती हैं, न कि उस क्षमता का जिसकी कॉस्मिक यूनिवर्सिटी को परवाह है। क्षमता, ताकत नहीं। वीर ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया, वह काफी अविश्वास से भरा हुआ था। बिल्कुल, लाल आंखों वाले व्यक्ति ने गहरी आवाज में कहा, यद्यपि किसी परीक्षार्थी का आकलन करने के लिए शक्ति एक महत्वपूर्ण सूचक है, लेकिन ये सब कुछ नहीं है, क्योंकि शक्ति व्यक्ति की जन्मजात स्थितियों और साधना के वातावरण पर निर्भर करती है। हुआशिया अंतरतारकीय गणराज्य में समान आयु में जन्मे लोग सौर मंडल में जन्मे मनुष्यों की तुलना में स्वाभाविक रूप से कहीं अधिक शक्तिशाली होते हैं, लेकिन यह वास्तविक क्षमता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है।
शक्ति के मामले में चाहे अंतरतारकीय मनुष्य कितनी भी साधना कर ले, वे उन अंतरतारकीय जातियों से तुलना नहीं कर सकते जो जन्मजात रूप से अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं। केवल क्षमता ही वास्तव में मनुष्य की अपनी होती है। केवल पर्याप्त क्षमता वाले परीक्षार्थी ही ब्रह्मांडीय विश्वविद्यालय में प्रवेश के योग्य होते हैं। आप अवश्य ही जानते होंगे कि साधना के वातावरण और प्रचुर संसाधनों के मामले में विशाल ब्रह्मांड में कौन सा स्थान ब्रह्मांडीय विश्वविद्यालय की तुलना में आ सकता है। भले ही किसी परीक्षार्थी की शक्ति अपेक्षाकृत कम हो, जब तक उसकी क्षमता पर्याप्त रूप से महान है, वह ब्रह्मांडीय विश्वविद्यालय में प्रवेश करने के बाद तेजी से बहुत उच्च स्तर तक पहुंच सकता है। उन लोगों को भर्ती करने का क्या फायदा जो संसाधनों के विशाल संचय पर निर्भर हैं, जिनकी शक्ति कम दिखाई देती है, बहुत बढ़िया, लेकिन किसकी क्षमता पहले ही समाप्त हो चुकी है। लेकिन किसी व्यक्ति की क्षमता का आकलन कैसे किया जाता है? हालांकि उस व्यक्ति ने बहुत ईमानदारी से बात की, लेकिन वीर को उस पर आसानी से विश्वास नहीं हुआ। क्षमता शब्द में अनेक चीजें समाहित हैं, साहस, ज्ञान, दृढ़ता। ब्रह्मांड के शीर्ष 10 विश्वविद्यालयों में से प्रत्येक के परीक्षार्थी की क्षमता का आकलन करने के अलग अलग मापदंड हैं। उदाहरण के लिए हुआशिया अंतरतारकीय गणराज्य का कुनलुन विश्वविद्यालय दांव हृदय को महत्व देता है। साधना का मार्ग लंबा और एकाकी है। मजबूत दांव हृदय के बिना एकाकीपन, प्रलोभन और अनगिनत विचलित करने वाले विचारों को सहन करते हुए आगे बढ़ना असंभव है। दूसरी ओर यूरोपा सेंट क्राइस्ट विश्वविद्यालय आस्था को महत्व देता है। ईश्वर में आस्था के बिना चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसे भर्ती नहीं किया जाएगा। आस्था जितनी शुद्ध होगी, उनकी नज़र में क्षमता उतनी ही अधिक होगी। और क्या आप जानते हैं कि हमारे ग्रेट वॉल विश्वविद्यालय को क्या महत्व दिया जाता है? लाल आंखों वाले व्यक्ति ने फिर पूछा। वीर ने एक पल सोचा, भौहें चढ़ाईं और सिर हिलाया। लगता है आपको हमारी ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। तो चलिए मैं आपको संक्षेप में बता देता हूँ। लाल आंखों वाले व्यक्ति को कोई आपत्ति नहीं थी। हमारी ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी का बेस मिल्की वे गैलेक्सी के किनारे पर है। इसे यूनिवर्सिटी कहना ज्यादा उचित होगा, इसे अंतरतारकीय सीमा रक्षा सेना कहना। हम अंतरतारकीय मनुष्यों की रक्षा की पहली पंक्ति हैं, जो लगातार विभिन्न अंतरतारकीय जातियों से लड़ते रहते हैं। आप जानते ही होंगे कि ब्रह्मांड कितना विशाल है और अंतरतारकीय जातियां अनंत हैं। टाइटन जायंट्स, घोस्ट क्लैन, जर्ग। हर एक जन्मजात रूप से मनुष्यों से कहीं अधिक शक्तिशाली है। मनुष्य चाहे कितनी भी साधना कर ले, उन्हें हराना मुश्किल है। अगर आप में उनसे लड़ने का साहस नहीं है, तो आप में युद्ध में शामिल होने की हिम्मत भी नहीं होगी। फिर शक्ति का क्या फायदा? आप तो बस एक और बड़ी बेकार चीज हैं। हमारी ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी जिस सबसे बड़ी क्षमता को महत्व देती है, वह है साहस, हिम्मत। वीर थोड़ा चौंक गया, मानो उसे कुछ समझ आ गया हो। बिल्कुल, लाल आंखों वाले आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। वीर, पहले दौर में आपकी टीम के प्रदर्शन ने हमारी ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी का ध्यान तुरंत आकर्षित कर लिया। वह होली नाइट स्क्वाड, चाहे ताकत के मामले में हो या पृष्ठभूमि के मामले में, आपकी टीम से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। उनमें केवल जान की बाजी लगाने का साहस ही नहीं था, उनके बीच आपके प्रदर्शन ने हम पर गहरा प्रभाव छोड़ा। एक बेहद कठिन परिस्थिति में भी आपने एक ही वार से अपनी जान जोखिम में डालने का साहस दिखाया और अंततः युद्ध का रुख पलट दिया। लेकिन जिस बात ने हमें और भी अधिक प्रभावित किया, वह ये थी कि आप सौर मंडल से आए थे, जो अंतरतारकीय क्षेत्र का सबसे पिछड़ा तारामंडल है। आपकी क्षमता अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुई थी, फिर भी आपने ऐसा अद्भुत प्रदर्शन किया, जो हमारी ग्रेट वॉल यूनिवर्सिटी के लिए सर्वोपरि है। जब आप पहले आए थे, तो आपने मेरे द्वारा निर्धारित परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली थी, जिसमें आप एक विशालकाय आकाशगंगा के प्रक्षेपित दबाव का सामना करने में सक्षम थे। ये सब आपकी अपार क्षमता को सिद्ध करता है। वीर, कृपया इस पर गंभीरता से विचार करें। आपको ये जानना चाहिए कि आपकी साधना का स्तर वर्तमान में केवल एक कुलीन साधक के स्तर का है। ब्रह्मांड के शीर्ष 10 विश्वविद्यालयों में ग्रेट वॉल के अलावा विश्वविद्यालय कोई अन्य संस्थान आपको ऐसा वादा नहीं दे सकता। इस समय वह गहन अर्थ से परिपूर्ण था। अब उसे मनाने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि चुपचाप वीर के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा था। वह व्यक्ति अत्यंत ईमानदार था और वीर इतना असभ्य नहीं होगा। वह गहरी सोच में डूब गया। जाओ या मत जाओ,